Hello, commerce graduates. Welcome back to the channel. And today we are going to start a new series related to a new subject that is business organization and management. तो इसे पहले वाले सब्जेक्ट्स कहेंगे, नहीं देखे हैं, सो प्लीज चैनल में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको आपके बीबीए बीकॉम के बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो मिल जाएंगे। आज हम इस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। पीपीटी आपको वहीं पे मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, डेट इज कॉमर्स ग्रुप SWNT, राइट। और इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टिप्स रील्स मिलेंगी। ठीक है, सो वहां आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to start with this topic that is business meaning and characteristic। देखो सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो हमें देखना है कि बिजनेस क्या होता है। सबसे पहले बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, फिर हम जाएंगे अपने मैनेजमेंट्स के टॉपिक्स पे। ठीक है, सो एज पर एनईपी आपका सिलेबस चलता जाएगा। खास क्या है, सबसे पहले तो हम लोग बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सब कुछ समझने वाले हैं, जो भी फीचर्स हैं, जो भी आपके मीनिंग है। एंड लास्ट में आपका होगा एक क्विक टेस्ट, जो ये चेक करेगा कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा वो आपको समझ में आया या नहीं। और अपना स्कोर्स लिखेंगे आप कमेंट सेक्शन में। जिसका भी हाईएस्ट स्कोर होगा मैं उसको पिन करूंगी। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस टॉपिक के साथ। सबसे पहले आते हैं बिजनेस के बारे में कि बिजनेस होता क्या है। देखो बिजनेस को चाहूं तो मैं बहुत घसीट सकती हूँ और कहानी बना बना के आपको बता सकती हूँ, बट वाई टू वेस्ट द टाइम। पेपर चल रहे हैं तो शॉर्ट में समझते हैं। देखिए बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इज बेसिकली एक वर्ड आ रहा है ना, बिजीनेस। बिजीनेस मीन्स जब आप कह देते हैं ना कि मैं बिजी हूँ, तो लोग कहते हैं कि दे आर बिजी इन देयर बिजनेस। और आपने वर्ड सुना माइंड योर ओन बिजनेस, मीन्स जो भी आप कर रहे हो उस चीज पे ध्यान दीजिए। सो उस टर्म्स में अगर आप समझो एक आइडियोलॉजी को या उस कॉन्सेप्ट को, तो लोगों का मतलब होता है अगर वो बिजी हैं तो वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट दैट इज देयर बिजनेस। बट अगर हम स्पेसिफिक सेंस की बात करें, हम मैनेजमेंट के सेंस की बात करें, हम एक एज अ बीबीए स्टूडेंट, एज अ बीकॉम स्टूडेंट हम बात करें कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है, जो हम जनरल लाइफ में देखेंगे, वो होता है एक तरीके का ऑक्यूपेशन। ठीक है, एक तरीके का पेशा जिसमें आप रेगुलरली इंगेज हैं। वर्ड याद रखना, रेगुलरली इंगेज। ऐसा नहीं कि आज बस एक एक्टिविटी कर दी, प्रॉफिट कमा लिया, हम कह रहे हैं हम बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें आप रेगुलरली इंगेज, मीन्स डे बाय डे आप हर दिन क्या कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। वाई यू आर डूइंग दैट? टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है, सो इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज। देखो तीन चीज हो सकती है, या तो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, एंड देन आप बेच रहे हो एज अ मैन्युफैक्चरर। आप एज अ रिटेलर या होलसेलर मैन्युफैक्चर से सामान लेके बनाया नहीं आपने, बस बेच रहे हो। परचेज किया और सेल्स कर रहे हो, मीन सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हो। तो बिजनेस में सारी एक्टिविटीज आएंगी। देखो प्रोडक्शन के बिना आप ना ही बेच पाओगे ना खरीद पाओगे, तो पहले प्रोडक्शन हुआ, फिर सेल्स एंड परचेज हुआ। एंड ये सारी चीजें, ये एक्टिविटीज क्यों हो रही है? जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट, विद अ व्यू टू अर्निंग द प्रॉफिट। मेन मोटिव यही होगा कि हमें प्रॉफिट कमाना है। तो बिजनेस क्या होता है? एक ऑक्यूपेशन जिसमें लोग रेगुलरली इंगेज होते हैं। इसमें इंगेज होंगे ऐसी एक्टिविटीज में जो कि रिलेटेड है परचेज से, प्रोडक्शन से, या फिर सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज से, विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। राइट, अब हम कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू और बिजनेस को डिटेल में समझेंगे, जिससे आपका बिजनेस का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखो कैरेक्टरिस्टिक और बिजनेस एक्टिविटीज की बात की जाए, इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट हाउ बिजनेस एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज इन द सोसाइटी, द नेचर ऑफ बिजनेस इज इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपको ये समझना है कि बिजनेस एक्टिविटी बाकी जो भी एक्टिविटीज है उनसे कैसे डिफरेंट है, तो हमको समझना होगा कि उसके नेचर क्या है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दो तरीके की एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली वो एक्टिविटी है जिसमें आपका मेन मोटिव है उस चीज को परफॉर्म करने का, प्रॉफिट कमाना, मीन्स पैसे बनाना। ठीक है, आप कोई लव, अफेक्शन, एम्पैथी के लिए, चैरिटी के लिए, और मतलब सोसाइटी को सर्व करने के लिए, बस पैसा नहीं कमाना, बस उस चीज के लिए कर रहे हो, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स पैसे के लिए जो की करी जाती है, मीन्स मेन मोटिव जो है वो आपका है प्रॉफिट कमाना। बाकी सारी चैरिटी, बाकी जो सेवा है वो बाद में देखेंगे। तो बिजनेस क्या है? आपको क्या लगता है बिजनेस क्या है? बिजनेस जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है ताकि वो
पैसा कमा पाए विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और लाइवलीहुड एंड नॉट आउट ऑफ लव। कोई लव के लिए, आप अफेक्शन के लिए आपको अपनी दुकान के सामान फ्री में नहीं दे रहा है, ठीक है, वो आपसे पैसे ले रहा है उस चीज के, बिकॉज दे आर डूइंग द बिजनेस। सो बिजनेस किस तरीके की एक्टिविटी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद रखना, ये इसका एक फीचर है कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है मैंने बताया। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज मीन्स क्या कि यहाँ पे या तो आप गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, बाद वाले में देख रहे हैं सेल्स एंड एक्सचेंज भी हो रहा है। प्रोडक्शन कौन कर रहा है? जैसे जो भी प्रोड्यूसर है, ठीक है। गुड्स को ऑफर करने से पहले, मतलब कस्टमर को कंजम्पशन के लिए ऑफर करोगे उससे पहले उनको प्रोड्यूस करना तो जरूरी है ना। तो जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं वो या तो मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स जिसपे वो डील करते हैं, या तो उनको प्रोड्यूसर से खरीद लेते हैं और फर्दर कस्टमर को सोल्ड कर देते हैं। देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक क्या करते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं और बेचते हैं, दूसरे क्या होते हैं जो खुद नहीं बना रहे, वो जो बना रहा है उससे खरीद लेते हैं और कुछ मार्जिन पे दूसरे कस्टमर को बेच देते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स ऐसा ही होता है। तो बिजनेस एंटरप्राइज या तो मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं या फिर वो हो सकते हैं जो मैन्युफैक्चरर से खरीद के फर्दर बेच रहे हैं कस्टमर तक। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। अब गुड्स होते क्या है? गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं? कंज्यूमेबल आइटम्स हो सकते हैं जिसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बेच रहे हो। कंज्यूमेबल आइटम जो आप डायरेक्टली कंज्यूम करोगे, लाइक शुगर, घी, पेन, नोटबुक, डेली यूज वाले। कैपिटल गुड्स का भी प्रोडक्शन हो सकता है, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे और ये कैपिटल गुड है। एक बार इंसान खरीद रहा है, दो बार खरीद रहा है, कंजम्पशन पर्पस के लिए बार बार नहीं खरीद रहा उस तरीके से। सर्विसेज हो सकती है, आप सर्विसेज भी प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बार्बर सर्विसेज, राइट, हेयर कट सर्विसेज, ये सारी चीजें। सो नेक्स्ट फीचर क्या आया? प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज होता है। नेक्स्ट इज सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। सेल्स एंड एक्सचेंज बेसिकली वही है कि आप चीजों को बेचते और खरीदते हो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इफ गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस if goods are produced not for the purpose of sale then and for the personal consumption it cannot be called as business activity। ये चीज याद रखना, अगर गुड्स एंड सर्विसेज को आप प्रोड्यूस कर रहे हो अपने खुद के पर्पस के लिए, मींस अपने खुद के पर्सनल कंजम्पशन के लिए, अगर आपने गुड्स बनाया है, ठीक है, उसको बेचना नहीं चाहते हो, तो वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगी। बिजनेस बेसिकली जो भी चीज बनाता है वो खुद खाने के लिए नहीं बना रहा है, वो कस्टमर को बेचने के पर्पज से बनाता है। जैसे कि अगर फैमिली में फूड कुक होता है तो वो क्यों कर रहे हैं? ताकि खुद खा पाए, इसलिए नहीं कि वो बेच के बिजनेस में। लेकिन अगर आप खाना बना रहे हो और आप बेच रहे हो तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बिजनेस। तो ये याद रखना कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज होती है, और अगर प्रोडक्शन हो रहा है बट सेल नहीं हो रही है तो भी वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। मतलब पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको बेच नहीं रहे हो, तो वो बिजनेस नहीं है। डीलिंग इन गुड एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट फीचर में है कि रेगुलर बेसिस पे आपको गुड एंड सर्विसेज पे डील करना है। एक सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज बिजनेस नहीं बना देता। मान लो आपने क्या किया, आपके पास एक घर में रेडियो पड़ा था पुराना, और आपने क्या किया, उसको जाके बेच दिया मार्केट में, अपने दोस्त को बेच दिया, प्रॉफिट भी कमा लिया। कहोगे प्रॉफिट भी कमा लिया तो ये मेरा बिजनेस हो गया, मैंने बेचा है, मैंने सेल एंड एक्सचेंज की, आई हैव सेटिस्फाइड द कंडीशन एंड आई वांट द प्रॉफिट, बट विल इट कॉल एज बिजनेस? नो, बिकॉज रेगुलर डीलिंग नहीं हो रही है। मीन्स रेगुलर बेसिस पे आप जाके रेडियो नहीं बेच रहे हो। अगर आप रेगुलरली रेडियो बेचते रहते अपनी शॉप के थ्रू या अपने घर से भी, तो वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाती। तो ये भी फीचर याद रखना है कि रेगुलर बेसिस पे डीलिंग होनी चाहिए। प्रॉफिट अर्निंग, ऑफ कोर्स मेन पर्पस बिजनेस का है प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी बिजनेस लंबे समय तक बिना प्रॉफिट के सरवाइव कर ही नहीं सकता। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके पास बैकअप है, आप रन कर रहे हो, सरवाइव कर रहे हो, बट आगे क्या होगा? बंद हो जाओगे, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, लॉस में जा रहे हो, ऑफकोर्स बिजनेस बंद होगा। सो बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारे एफर्ट्स लगा दे, जितने भी लगा सकता है पॉसिबल एफर्ट्स, ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। कैसे कर सकता है? सेल्स बढ़ा के या फिर कॉस्ट कट करके, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्निंग भी एक बिजनेस का फीचर है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न क्या मीन्स कि बिजनेस में uncertainty of return होती है, refers to lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period। आपको कैसे पता कि आपका नेक्स्ट मंथ में, आपका मान लो कोई बिजनेस है, उसमें कितनी आप अमाउंट अर्न कर लोगे? कैसे आप अंदाजा लगा सकते हो? ठीक है, रिटर्न का आपको कुछ कंफर्म नहीं होता, एग्जैक्टली इतना ही होगा, हो सकता है ज्यादा, हो सकता है कम हो, वो फ्लैक्चुएट करता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बिजनेस में बहुत लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको गारंटी नहीं होती सक्सेस की।
ठीक है, एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी टू रन इट्स एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट, बट इट इज नॉट सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी एंड। हर इंसान अपना बिजनेस में पैसा लगाता है इसी पर्पज से कि वो पैसा कमाएगा, वो प्रॉफिट अर्न करेगा, बट कितना प्रॉफिट अर्न करेगा वो किसी को नहीं क्लियर होता है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या है कि रिस्क is the uncertainty associated with exposure to loss. It is caused by some unfavorable or undesirable event. Risk are related with factor. Risk होता है बिजनेस में, मतलब कि बिजनेस में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पे आपको लगेगा डर। वो इस वजह से भी आ सकता है क्योंकि मान लो कि कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, फैशन बदल गया, आप जिस फैशन में चीजें बना रहे थे अब उसकी डिमांड ही नहीं, आपको नहीं पता था बट सडनली चेंज हो गया, या फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई। तो बिजनेस में ये सारी चीजें भी चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि आप जो जैसे कर रहे हो वैसे ही होता रहेगा। कोविड आ गया, बिजनेस को ऑनलाइन मोड में स्विच करना पड़ा, आपको नहीं पता था कि ऐसा कभी होगा, स्ट्राइक हो गई, लॉकडाउन हो गया। तो इन सारी चीजों के में कंडीशन में क्या होगा कि बिजनेस में एक रिस्क बना रहता है सर्वाइवल का, या फिर चोरी हो गई, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वहां पे भी क्या है, रिस्क है। तो आपको ये नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तो कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड भी नहीं कर सकता पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको अनसर्टेनिटी है, चोरी और थेफ्ट की तो अनसर्टेनिटी है, मतलब थेफ्ट ऑफ फायर की, कब आग लग जाए, क्या हो जाए, कब पॉलिसी बदल जाए, यू नेवर नो डैट। तो आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। बस हाँ, आप एक तरीके से एक बैकअप प्लान लेके चल सकते हो कि मान लो एस्टिमेट कर लो अगर ऐसा होगा तो हमारे पास कुछ है, इंश्योरेंस करा लेते हैं, ये वो सारी चीजें आप कर सकते हो, एक मतलब सेफ साइड लेके चल सकते हो। ठीक है, सो हमने यहाँ पे समझ लिया है अभी आपका कि बिजनेस क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक्स से आप बिजनेस को और अच्छे से डिफाइन कर पा रहे थे कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन हो रहा है, सेल एंड परचेज हो रही है, डीलिंग हो रही है गुड एंड सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पे, प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव है यहाँ पे, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है और रिस्क भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अब हम लेंगे क्विक टेस्ट जस्ट टू चेक कि हमने जो पढ़ा वो हमें क्लियर हुआ या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिजनेस? बिजनेस का प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी मतलब क्या होता है, मेन पर्पस क्या है बिजनेस करने का? टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, टू अर्न प्रॉफिट, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, या टू प्रोवाइड एजुकेशन। देखो ये तो हम कहेंगे कि हाँ वेलफेयर तो करते ही है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना एक पर्पस है, एजुकेशन प्रोवाइड करना भी पर्पस है, लेकिन मेन पर्पस क्या है बिजनेस का, वो है टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। तो याद रखना बी जो है वो है राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस? बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी पढ़ा, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न अभी पढ़ा, पर्सनल रिलेशनशिप अभी नहीं पढ़ा, एलिमेंट ऑफ रिस्क पढ़ा। तो पर्सनल रिलेशनशिप आपके बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट इज अ बिजनेस इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज? बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? आप आंसर देने से पहले ना, अगर आपको आता ही है, पॉज करके अपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, ठीक है। बिजनेस इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, कंजम्पशन ऑफ गुड, लेजर एक्टिविटी, या चैरिटी वर्क? बिजनेस में कौन सी एक्टिविटी होती है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। Regular dealing in goods and services are necessary for an activity to be considered a business. This characteristic known as, अभी हमने पढ़ा कि रेगुलर डीलिंग होना बहुत जरूरी है गुड एंड सर्विसेज में ताकि वो बिजनेस कहलाए। एक बार आपने कोई चीज बेच दी, सिंगल ट्रांजेक्शन कर दिया, वो बिजनेस कंस्टिट्यूट नहीं करेगा। तो ये वाला जो फीचर है उसको कौन सी हेडिंग डिफाइन करेगी? प्रॉफिट अर्निंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, या अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न? वेरी इजी, रेगुलरिटी इन डीलिंग। Next is the risk of loss in business due to factor like market condition, competition and economic change is referred to as risk of loss. इन सारी चीजों की वजह से जो रिस्क होता है लॉस का, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी, एलिमेंट ऑफ रिस्क, प्रॉफिट अर्निंग, या सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स? सो वेरी इजी, एलिमेंट ऑफ रिस्क। Next, which characteristic of business refers to the possibility that a business may not earn profit or may even suffer loss? कौन सा characteristic business का ये बताता है कि दोनों तरीके की possibility हो सकता है कि profit हो जाए, हो सकता है कि loss हो जाए? Economic activity, regularity in dealing, uncertainty of return, या production and procurement? Very easy, uncertainty of return, क्योंकि नहीं पता हमें क्या होगा, return का uncertainty है, profit होगा, loss होगा, we don't know. Which of the following एक्टिविटी डज नॉट क्वालिफाइड एज अ बिजनेस? एक पर्सन जो कार मैन्युफैक्चर करता है, अ पर्सन सेलिंग होममेड कुकीज रेगुलरली, अ पर्सन परचेजिंग अ कार फॉर पर्सनल यूज, या अ शॉप सेलिंग ग्रोसरी? कौन सा बिजनेस नहीं होगा, कौन सी एक्टिविटी?
एक कंपनी जो कार मैन्युफैक्चर कर रही है, हमने पढ़ा था प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन कर रहे हो, सामान लेके बना रहे हो एंड फर्दर बेचोगे आगे ऑफ कोर्स, सो वो बिजनेस कहलाएगा। यस। अ पर्सन सेलिंग होम मेड कुकीज रेगुलरली, होम मेड कुकिंग घर में बना रहा है, खुद के लिए नहीं, सेल कर रहा है और रेगुलर बेसिस पे, एक बार भी नहीं, सो ये क्या होगा, बिजनेस, राइट। अ पर्सन परचेजिंग कार फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए आपने कोई चीज करी है, बेच नहीं रहे, खरीद नहीं रहे, डीलिंग नहीं कर रहे, सो क्या ये वाली एक्टिविटी क्वालिफाई करेगी एज अ बिजनेस, सो नहीं करेगी। सो आंसर होगा सी, दैट इज अ पर्सन परचेजिंग अ कार फॉर पर्सनल यूज। और शॉप सेलिंग ग्रोसरीज, ऑफ कोर्स सेल कर रहे हैं ग्रोसरी, शॉप है मीन रेगुलर बेसिस में डील कर रहे हैं, सो ये होगा आपका बिजनेस। तो ये थे आपके आंसर जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। आप इन आंसर्स को एक बार देख लीजिए और इसकी पीपीटी आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। So now guys, today we are going to discuss this topic, that is objective of business. business के क्या objectives है, business क्यों किए जाते हैं, क्या उद्देश्य है हिंदी में बोले तो, वो हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा पूरे पार्ट्स में, राइट। और लास्ट में हमारा एक टेस्ट होगा, जैसे कि हम पहला वाला पार्ट देख के आए होंगे ना, तो पूरा आपको पता होगा हम कैसे चल रहे हैं। टेस्ट होगा जिससे आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा, सारे जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव्स में सब टॉपिक्स पढ़े वो, और ये भी चेक कर लेंगे कि आपने कितने फोकस के साथ पढ़ा है, बिकॉज सब आपस में रिलेटेड वाले ही क्वेश्चन है और अपना स्कोर आपको देना है कमेंट सेक्शन। तो चलो लास्ट तक बने रहना, ठीक है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर दो, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, उनको भी नंबर लाने दो, पढ़ेंगे सब तभी पढ़ेंगे। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की बात की जाए, सिंस अ बिजनेस हैज टू बैलेंस अ नंबर ऑफ नीड्स एंड गोल, इट रिक्वायर्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस को बहुत सारे गोल्स जो है वो अचीव करने होते हैं, बहुत सारी जरूरतें को बैलेंस करना होता है, ठीक है। इसीलिए उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग एरिया में हो सकते हैं। ये थोड़ा सा आप लिख सकते हो, मतलब जब ये पेपर में इस तरह प्रेजेंटेशन दे रहे थे ना, थोड़ा सा एकदम कूदो मत ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स में, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो कि क्या है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो बिजनेस को हेल्प करते हैं कि वो एनालाइज कर पाए खुद की परफॉर्मेंस और नेसेसरी स्टेप्स ले पाए, उनको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, पहला है मार्केट स्टैंडिंग। बिजनेस सेटअप किया क्यों, क्योंकि हम मार्केट में स्टैंड करना चाहते हैं। मार्केट में स्टैंड करना चाहते हैं मीन्स जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ हम टिके रहना चाहते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव ये होगा बिजनेस को रन करने का कि वी वांट टू स्टैंड इन अ मार्केट, ठीक है। अ मार्केट स्टैंडिंग मींस हाउ वेल अ बिजनेस इज डूइंग कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर, कि कैसा बिजनेस कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, वो कहलाती है मार्केट स्टैंडिंग। इट्स अबाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड इन द मार्केट, क्या आपको मार्केट में लोग मतलब रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, क्या आपकी मार्केट में रेपुटेशन है। और अच्छी रेपुटेशन और रिस्पेक्ट अर्न करना क्यों जरूरी है, ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर पाए, तभी आपके कस्टमर बनेंगे, तभी वो आपसे परचेज करेंगे, तभी आप आपकी ग्रोथ पे फोकस कर पाओगे, तभी आप प्रॉफिट जनरेट। तो मार्केट में अगर नहीं बनना है आपका उद्देश्य, मतलब मान लो कोई बिजनेस है जो कहता है नहीं मुझे मार्केट में कुछ नहीं, मुझे मार्केट में मुझे ठीक है जो भी चल रहा है चलने दो, मुझे कंपटीशन से क्या, मुझे जाने पहचाने, तो क्या आप क्या रन कर पाओगे अगर आपको कोई पहचानता नहीं, आज की डेट में आपका बिजनेस का नाम नहीं जानता कोई, क्या मार्केट में सरवाइव कर पाओगे? ऑफ कोर्स नो। तो बिजनेस का ये एम होना चाहिए कि वो स्ट्रांगली मार्केट में स्टैंडिंग बनाना चाहता है अपनी, और कैसे बनाएगा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बेच के फेयर प्राइस पे और इंश्योर करके कि कस्टमर मेरे क्या हो, खुश हो। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का कि वो मार्केट में अपनी गुडविल या रेपुटेशन या कह दो मार्केट में स्टैंडिंग बनाना चाहता है। नेक्स्ट इज इनोवेशन। भाई बिजनेस का एक और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसे इनोवेशन करना है। इनोवेशन बेसिकली बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस चाहता है कि वो स्केल अप करे, मीन्स आगे तक जाए, कंपटीशन में बना रहे, कंपटीशन दे एंटरप्राइजेस को, सो क्या नेसेसरी होगा कि वो क्या करे, वो बिजनेस में नए नए इनोवेशन लाए, ठीक है। सो इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन इज डिफाइंड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज या मेथड इन सेम वे, इन द वे समथिंग इज मेड और डन, ठीक है। मतलब कि नए आइडियाज या नए मेथड के साथ आना, जिस तरीके से काम करी जाएगी या कुछ बनाया जाएगा, वो होता है इनोवेशन। और बिजनेस को इनोवेशन की जरूरत है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप कुछ नया नहीं दोगे तो कंपटीशन में अगर कोई और इनोवेशन के साथ कुछ नया दे रहा होगा तो कस्टमर स्विच कर जाएगा उस प्रोडक्ट पे, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। सो जरूरी है कि आप कुछ नया करो। जरूरी यही नहीं कि हमेशा नया प्रोडक्ट ही बनाओ, पर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन ला सकते हो जिससे एक इनोवेशन हो जाए।
नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। बिजनेस का एक और ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना, कह सकते हो। मींस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करे। प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने का मतलब क्या है कि जो भी उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ठीक है, बाय कंपेयरिंग द प्रोडक्टिविटी कैसे असरटेन करते हो, मींस प्रोडक्टिविटी कैसे पता लगाते हो, बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। मतलब कितना इनपुट आपने लगाया और कितना आउटपुट जनरेट किया, वो आपको बताती है कि आपकी क्या प्रोडक्टिविटी। और आपको क्या लगता है, आप बिजनेस में ज्यादा लगाते जाओ और कम आपको बाहर मिले आउटपुट, वो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी कहलाएगी, या कम से ज्यादा बना पा रहे हो वो प्रोडक्टिविटी है। तो फोकस है कि कम से ज्यादा मीन्स कम रिसोर्सेस लगाओ बट ज्यादा से ज्यादा बेटर क्या कर पाओ, प्रोडक्शन कर पाओ, एफिशिएंसी के साथ वर्क कुछ बना पाओ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहलाएगी आपकी अच्छी प्रोडक्टिविटी। तो अगर आपको सरवाइव करना है और प्रोग्रेस करनी है बिजनेस के इन्वायरमेंट में, मार्केट में, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका बिजनेस जो है वो प्रोडक्टिविटी के साथ काम करे। मीन जो भी उसके पास बेस्ट यूज है, मीन जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका क्या करे, बेस्ट यूटिलाइजेशन करे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके। कुछ ज्यादा इधर उधर हो रहा है, एक मिनट। कम से कम चीजों के साथ ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाए, मीन्स प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करे। और जब प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी तभी आपका सर्वाइवल और प्रोग्रेस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कोई भी बिजनेस हो उसको फिजिकल रिसोर्स है जैसे कि प्लांट मशीनरी ऑफिस, और फाइनेंशियल रिसोर्स है जैसे कि फंड्स जो चाहिए होगा गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, चाहिए होगा। सो बिजनेस का एम ये होना चाहिए कि वो इन सारे रिसोर्सेज को जुटा पाए, ठीक है। फिजिकल रिसोर्स, प्लांट मशीनरी, सबको खरीदने के लिए कहाँ से पैसा लाएगा, पैसे को कैसे अरेंज करेगा, उसका कैसे मैनेजमेंट होगा, ताकि गुड एंड सर्विसेज भी बनते रहे, ठीक है, कस्टमर को भी हम खुश करते रहे और एफिशिएंटली काम होता रहे। तो ये चीज को बैलेंस करना भी एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। प्रॉफिट अर्न करना तो ऑफकोर्स मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, कि वो जो भी कैपिटल उसने लगाई है उससे प्रॉफिट बना पाए। प्रॉफिटेबिलिटी रिफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब जितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके मुकाबले आप उससे ज्यादा पैसा बना रहे हो तो आप कहोगे कि आप क्या हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। और आपको पता है सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफकोर्स सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाना है बट सोसाइटी को भी सर्व करना है, जिससे आप रिसोर्सेज ले रहे हो, जहां से इंप्लॉयज आ रहे हैं, जहां से आपका फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्स आ रहा है, उस सोसाइटी को भी तो सर्व करना है। ये भी एक ड्यूटी है बिजनेस की कि वो कंट्रीब्यूट करे, मीन सोसाइटी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करे और सोसाइटी के लिए काम करे, ठीक है। चैरिटी कर सकती है, डोनेशन कर सकती है, कैंप्स लगा सकती है, ताकि सोसाइटी में भी उनको सर्व कर पाए। लेट्स टेक अ क्विक टेस्ट। Which objective of business focus on maintaining a good reputation and strong position in the market compared to the competitors? कौन सी एक्टिविटी मीन्स कौन सा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये फोकस करता है कि उसका अच्छी रेपुटेशन रहे मार्केट में और स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी रहे कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स? वेरी इजी, दैट इज मार्केट स्टैंडिंग। कोई ऑप्शन रीड आउट करने की जरूरत नहीं, हमने अभी पढ़ा था, इट इज मार्केट स्टैंडिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? बिजनेस का प्राइमरी मेन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, मार्केट स्टैंडिंग, प्रॉफिट अर्निंग या इनोवेशन? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है, सो इट विल बी प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस दैट एम्फसाइज इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज नोन एज। कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फोकस करता है कि उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी एफिशिएंसी बढ़े और उसका जो रिसोर्सेज है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो? प्रोडक्टिविटी, फिजिकल रिसोर्सेज, इनोवेशन या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी फोकस करती है कि हम अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज का मींस बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन करें और अपनी एफिशिएंसी जो है, क्षमता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की, उसको इंक्रीज करें। Which business objective is concerned with introducing new ideas, product or process to remain competitive? New ideas से ही क्लियर हो गया कि it will be innovation, ठीक है। Next is fulfilling obligation towards society such as ethical behavior, contributing to social welfare या community welfare refers to which objective? Society के ऊपर ध्यान देना है, means social responsibility. Objective of business involves the effective management of both tangible and intangible assets like machinery and intangible asset like financial capital, ठीक है। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यहाँ पे विच कर लेना, कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ये फोकस करता है कि जो भी हमारे टेंजिबल मीन जिनको हम छू सकते हैं वो वाले एसेट और इनटेंजिबल एसेट का अच्छा मैनेजमेंट हो,
Market standing? Of course not. Physical and financial resources? प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन. सो इट इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज कि जो भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज को हम टेंजिबल कह सकते हैं, ठीक है, मशीनरी एंड और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम क्या करें, इफेक्टिवली मैनेज करें. तो ये है आपका आंसर इन सारे क्वेश्चंस के जो हमने अभी डिस्कस किए. So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is social responsibility of business. ठीक है, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसकी मीनिंग समझेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट. और लास्ट में जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, क्विक टेस्ट होगा जिसमें आपके एमसीक्यू जो है वो कवर होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और आपको स्कोर देना है अपना कमेंट सेक्शन में, राइट. सो वीडियो को लाइक कर देंगे अभी और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे. तो नाउ स्टार्ट करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. हमने देखा था बिजनेस मेन मोटिव क्या है करने का, वो है प्रॉफिट अर्न करना. बट क्या सिर्फ प्रॉफिट कमा लेना ही बिजनेस होगा, या बिजनेस की कोई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सो यस, बिजनेस की सोसाइटी के टूवर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि सोसाइटी में ही वो सरवाइव कर रहा है, ठीक है. सोसाइटी के लोग उसको पहचान दे रहे हैं, सोसाइटी से ही एम्प्लॉयज आ रहे हैं, सोसाइटी ही उनकी गुड्स को खरीद रही है. तो अगर वो उसके लिए कुछ नहीं करेगा, सो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा अच्छे से. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर करती है एथिकल ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनीज टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सोसाइटी. मींस एक तरीके की एथिकल ऑब्लिगेशन है ये कंपनी की कि वो पॉजिटिवली सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या करे, अपना कंट्रीब्यूशन दे while pursuing the profit making goals. ऐसा ही नहीं कि सोसाइटी कोई सर्व करे, सिर्फ सेवा में ही लगे हुए और प्रॉफिट भूल गए, नहीं, प्रॉफिट भी बनाना है, बट प्रॉफिट बनाते बनाते आपको सोसाइटी के लिए भी काम करते रहना है. जैसे देखा होगा आपने, बहुत सारे बिजनेस जो है वो टाइम टू टाइम चैरिटी करते रहते हैं, टाइम टू टाइम जो भी मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे जा जाके अपनी सर्विस देते हैं, ठीक है, कैंप्स लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं. तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि सोसाइटी भी उनको उस नज़र से भी देखे कि वो सिर्फ पैसा के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं, पैसा ही नहीं बना रहे हम, बट हमारे लिए भी सर्विस दे रहे हैं. तो एम्फेसाइज करता है कि बिजनेस शुड नॉट ओनली फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट बट ऑल्सो कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज ऑन वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, कस्टमर, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट. मीन आपको सबके बारे में सोचना है, आपके एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना है कि उनका भी अच्छा ख्याल रखा जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कस्टमर को भी अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, कम्युनिटी के लिए भी वेलफेयर किया जाए, और ओवरऑल सिर्फ लोगों के लिए, इन्वायरमेंट पे भी देखना है कि एनवायरमेंट पे भी आप ध्यान दें, पॉल्यूशन नहीं करना है, इन्वायरमेंट में भी अच्छी चीज़ें प्रमोट करनी है, पेड़ लगाना है, ठीक है, और ऐसे स्ट्रैटेजीज के साथ आना है जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म हो. तो की एस्पेक्ट की बात की जाए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस किस चीज़ों पे आप बिजनेस एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है. पहला है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिजनेस मस्ट बी प्रॉफिटेबल टू सस्टेन देयर ऑपरेशन, प्रोवाइड जॉब, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ. कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे, मीन्स प्रॉफिटेबल होए और प्रॉफिटेबल के साथ अपने ऑपरेशन में बना रहे, लोगों को, कंट्री के लोगों को जॉब दे, जॉब देगा वो भी कमाएंगे, ठीक है, उनकी बार्गेनिंग पावर होगी, इकोनॉमी में वो भी जो गुड एंड सर्विसेज है वो परचेस कर पाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगी, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. तो प्रॉफिटेबिलिटी एसेंशियल है, लेकिन हमें उसको कैसे अचीव करना है, एथिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू, मीन्स गलत चीज़ें नहीं करके एथिकली हमें प्रॉफिटेबल अर्न करना है, ठीक है. जॉब क्रिएट करेंगे, लोगों को जॉब देंगे, एम्प्लॉयज को बोनस देंगे, उनको हेल्थ सर्विसेज देंगे, सो उस तरीके से आपको वर्क करना है. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि बिजनेस को जो भी लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं कंट्री में, उनके अंदर, उनके दायरे में ही रह के क्या करना है, ऑपरेट करना है. जो लॉस एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है, मीन्स कि आपको ये इंश्योर करना है कि कंपटीशन फेयर हो, आप गलत टैक्टिक्स के थ्रू अपने आप को नहीं कंपटीशन में बनाना रखेंगे, ठीक है, गलत चीज़ें कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स को धोखा दे रहे हैं, ये नहीं करना है आपको. कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनके साथ ये नहीं कि मिलावटी गुड्स दे रहे हैं या ज़्यादा ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, मार्केट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की. नेक्स्ट इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि एथिकली चीज़ें आपको करनी है. बियॉन्ड लीगल ऑब्लिगेशन, बिजनेस शुड एडहेयर टू एथिकल स्टैंडर्ड, मीन्स आपको फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट के साथ वर्क करना है. जो भी आपके स्टेक होल्डर, जिन्होंने आप पे पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है आपके बिजनेस में, इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं, उधार में पैसा दिया है, ठीक है, आपके कस्टमर्स हैं,
आपके शेयर होल्डर है उनके साथ आपको फेयर करना है, ठीक है। कोई बात नहीं हाइड करनी है कि मान लो बिजनेस में लॉस हो रहा है, आप उनको प्रॉफिट दिखा के उनसे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो या लोन ले रहे हो, ये नहीं करना। ऑनेस्टी के साथ, सबकी रिस्पेक्ट के साथ आपको काम करना है, ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पैसे का पार्ट है, इन सारी चीजों पर भी आपको क्या करना है, फोकस करना है। इन्वायरमेंट के टुवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है, मीन्स ऐसी प्रैक्टिसेस यूज करनी है जो सस्टेनेबल हो, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट पे बुरा इफेक्ट ना पड़े। जो जैसे कि रिसाइकल वाले गुड्स आपको यूज करने हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल आपको यूज करने हैं, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स करने हैं, ठीक है, कम से कम पॉल्यूशन करना है। इस चीजों पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ बिजनेस कि आप इन सारी चीजों पे भी ध्यान दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज, आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको सेफ, हेल्दी और रिस्पेक्टफुल वर्क प्लेस दें, ठीक है। सेफ हेल्दी ही सिर्फ नहीं होता, रिस्पेक्टफुल भी, माइंड मेंटल लेवल भी उनका सेटिस्फाइड होना चाहिए। फेयर वेजेस दो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो। ऐसा नहीं कि जो आपके जान पहचान के लोग काम कर रहे हैं उनको आप ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हो कुछ करने के लिए, बट बाकी लोगों को आप नहीं डिसीजन मेकिंग में शामिल करते हो, वो नहीं करना है। तो ये सब भी आपकी एज अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप करें। कंज्यूमर की टूवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे क्वालिटी, सेफ और रिलायबल प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको बेचो। कंपनी शुड इंश्योर दैट मार्केटिंग प्रैक्टिस आर ऑनेस्ट, जो भी मार्केटिंग प्रैक्टिस चल रही है वो आपकी ऑनेस्ट हो, ठीक है। आप गलत तरीके से डील नहीं कर रहे हो कस्टमर के साथ, फ्रॉड करके उनको सामान नहीं बेच रहे हो, एक्सपायरी सामान नहीं बेच रहे हो, ठीक है। और अगर वो कस्टमर आपकी कोई कंप्लेन करता है तो आपको उसको भी तुरंत क्या करना है, एड्रेस करना है। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस की है वो कहेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स आप ओवरऑल सोसाइटी के हर एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे नहीं कर रहे हो। इससे होगा क्या, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप अच्छा कस्टमर को गुड्स दे रहे हो तो कस्टमर भी आपको अच्छे नजर से देखेगा। एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो वो भी आपकी अलग इमेज बनाएंगे, अच्छी इमेज बनाएंगे सोसाइटी में। एनवायरमेंट पे ध्यान दे रहे हो तो सोसाइटी भी आपको देखेगी कि आप इन्वायरमेंट को हार्म किए बिना काम करते हो, ठीक है। कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी, वो आप पे ही आएगा हमेशा घूम फिर के। और इससे क्या होगा, जब आपके पास कस्टमर का रिटेंशन अच्छा है तो आप सर्वाइव कर पाओगे लॉन्ग टर्म पे और अच्छा खासा अर्न कर पाओगे। तो ये है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज एंड कंज्यूमर। ये सारी होती है बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसपे उन्हें क्या करना है, ध्यान देना है। फायदे यही है, आपकी लॉयल्टी, कस्टमर की लॉयल्टी बनेगी, आप अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे, लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा, रिटेन कर पाओगे मार्केट में, कंपटीशन में बने रहोगे, रेपुटेशन अच्छी होगी, गुडविल अच्छी होगी, ये सारी चीजें एक्सपेंशन कर पाओगे, ठीक है। लेट्स टेक अ क्विक टेस्ट टू चेक कि आपने जो अभी तक समझा वो आपको कितना आया, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम स्टार्ट करें इस क्विक टेस्ट के साथ। First is, which type of responsibility requires a business to operate profitability and contribute to economic development of society? कौन सी टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी इसके अंदर, बताना है आपको। जहां पे वो ये कहता है कि बिजनेस को प्रॉफिटेबली ऑपरेट करना है, मीन्स ऐसे ऑपरेट करना है कि वो प्रॉफिट अर्न करे और सोसाइटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही समझ में आता है, ये होती है आपकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज, following laws and regulations set by the government is example of which social responsibility? जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करता है वो अगर एक बिजनेस फॉलो कर रहा है तो वो कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएगा, एथिकल, लीगल, एनवायरमेंटल या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयज? इट विल बी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज, द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स अ बिजनेस एक्टिविटी फेयरली एंड ऑनेस्टली इवन बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट इज नोन एज, मीन्स आपको फेयरली एक्ट करना है, ऑनेस्टली डील करना है। भले ही लॉ आपको नहीं करता, कह रहा है यहाँ पे कि फेयरली डील करो, ऑनेस्टली डील करो, देन भी आपको ये मेंटेन करना है। ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, लीगल, इकोनॉमिक, एथिकल या एनवायरमेंटल? इट इज एथिकल। Which responsibility emphasize a business duty to protect the environment and reduce the ecological footprint या कह लो कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्वायरमेंट के दो वर्ड ध्यान है, सो इट विल बी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक ऊपर लग गया। इट विल बी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज ऑप्शन सी। Next is, ensuring fair wages, safe working condition, career growth opportunities for the staff is a part of which responsibility? Staff के लिए कर रहे हैं, responsibility to employees।
प्रोवाइडिंग सेफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर रिफ्लेक्ट विच रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कस्टमर्स। ठीक है, सो ये है आपके आंसर्स जो हमने अभी समझा। So now guys, in this part we are going to start this topic, that is establishment of new business as per syllabus NEP। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, सो देख के आएंगे। आज स्टार्ट करें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। समझेंगे क्या क्या, देख लेते हैं शॉर्ट में। पहले समझेंगे मीनिंग क्या है, फिर समझेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो कि हम अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, एंड लास्ट में आपका होगा टेस्ट, जिसका स्कोर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये जो भी आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड ही एमसीक्यू होंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे। तो आपका स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बताएगा कि आप कितना समझे हो। स्कोर अगर आपका मान लो जितने क्वेश्चन है उसके 50% से लेस आता है, दोबारा वीडियो देखोगे, समझोगे, एंड देन फिर से अपना टेस्ट दोगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, नए बिजनेस को एस्टैब्लिश करना का मतलब क्या है, क्या लिख के आएंगे आप एग्जाम में। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस मीन्स द प्रोसेस, एक प्रोसेस है किस चीज का, क्रिएटिंग एंड लॉन्चिंग अ न्यू एंटरप्राइज फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच क्या होता है, मीन्स जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से कैसे एक नया एंटरप्राइज क्रिएट करोगे, प्लानिंग कैसे कर रहे हो, प्लॉटिंग कैसे कर रहे हो, कहाँ से क्या लाना है, कैसे अरेंज करना है, वो सब अरेंज करते करते पूरा एक बना लिया ब्लूप्रिंट। अब उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, वो लॉन्च करने का जो भी प्रोसेस के थ्रू आप गुजर गए हो ना, वही कहलाता है बिजनेस का एस्टैब्लिशमेंट। दिस इन्वॉल्व्स बहुत सारे स्टेप। आइडिएशन, पहले तो आइडिया आएगा करना क्या है, फिर प्लानिंग कैसे करना है, करोगे कैसे, पैसे चाहिए होंगे, अरेंजमेंट, हर चीज का अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, बिजनेस को रजिस्टर्ड कराने के प्रोसेस से गुजरना, सेट करना ऑपरेशंस, ये सारी चीजें जो पूरा प्रोसेस में स्टेप्स हैं, जब इसके थ्रू आप गुजरते हो, एक बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करते हो, लॉन्च करते हो, वही कहलाता है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। द गोल इज टू ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द मार्केट। क्यों ला रहे हैं नया बिजनेस, ताकि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, नए प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, वो मार्केट में ला पाए, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाए और प्रॉफिट अचीव कर पाए। ठीक है, मेन मोटिव बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट अचीव कर पाना बाय सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर एंड सर्विंग द सोसाइटी। ठीक है, नाउ कम्स की ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमने नया बिजनेस सेटअप किया, क्यों सेटअप किया, पहला प्रॉफिट बनाने के लिए या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मोस्ट ऑफ द बिजनेस का यही होता है कि उसे प्रॉफिट जनरेट करना है, कैसे, गुड एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करके जो मार्केट की नीड को या डिमांड को पूरा करता है। मेन मोटिव प्रॉफिट। मार्केट शेयर, आपका जो मार्केट में शेयर है, मीन्स मान लो आपकी एक दुकान है, आप चाहोगे मेरे 10 दुकानें खुल जाए, 10 ब्रांचें खुल जाए, वो भी आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है नए बिजनेस को स्टार्ट करने का, कि मुझे मार्केट में अपना जो है शेयर है वो बढ़ाना है। ठीक है, एज कंपेयर टू माई कॉम्पिटिटर्स। A new business often aim to capture a significant portion of market by offering unique and superior product and services to compared to the competitor। मेरे कॉम्पिटिटर जो दे रहे हैं, मैं उससे बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट में दे रहा हूँ, उससे यूनिक चीज दे रहा हूँ, और मुझे चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस मेरा हो। तो ये भी मेरा एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक नए इनोवेशन के साथ एक नया बिजनेस लाने का। इनोवेशन हो सकता है मेरा एक नए बिजनेस को सेटअप करने का। मैं नया बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विसेज लाना चाहता हूँ, जो अभी की मार्केट चल रही है उसको डिसरप्ट करेगा और एक नई नीड, एक नई चीजों को पूरा करेगा। ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना भी मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है नए बिजनेस को स्टार्ट करने का, कि मैं जो भी चीज के साथ ला रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट सर्विस ला रहा हूँ, वो मेरे कस्टमर की डिमांड्स को या नीड को सेटिस्फाई करेगा, और कस्टमर मेरे पास बार बार आएगा, मेरे से चीजें खरीदेगा और मेरी लॉन्ग टर्म सक्सेस बनेगी। सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मॉडर्न बिजनेस ऑफन एम टू एस्टैब्लिश प्रैक्टिस दैट आर नॉट ओनली प्रॉफिटेबल बट सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट। मीन बहुत सारे मॉडर्न बिजनेस चीज पर फोकस करते हैं कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाना, बल्कि मुझे मार्केट में बने रहना है, लंबे समय तक बने रहना है। इस तरीके से बना रह सकता हूँ कि मैं सोसाइटी को सर्व कर रहा हूँ, मैं एनवायरनमेंट में सस्टेन कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस भी अगर आपकी नहीं अच्छी होगी, ठीक है, आप प्लास्टिक की चीज़ों में डील कर रहे हो, आगे आने वाले समय पे आपको निकाल दिया जाएगा मार्केट से, बिकॉज इन्वायरमेंट पे जब फोकस आएगा ज़्यादा, तो पेपर पैकेजिंग इन सारी चीज़ों पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, या कह दो पेपर पैकेजिंग पे भी नहीं, कुछ अलग मोड पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपका हो सकता है लंबे समय तक बने रहना एक पॉसिबिलिटी ना हो। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, नए बिजनेस जो है वो ऑफन एम करते हैं कि हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ठीक है,
ईदर बाय इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्ट रेंज, एंटरिंग न्यू मार्केट और स्केलिंग देयर ऑपरेशन। नए बिजनेस का ये भी एम होता है कि हम इसलिए नया बिजनेस लाना चाहते हैं ताकि हम ग्रो करें, मार्केट में हमारा एक्सपेंशन हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की रेंज लाएं, ठीक है, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स दें, नई मार्केट में एंटर करें, नए नए सेगमेंट में जाएं, हम अपने ऑपरेशन स्केल करें। बेसिकली ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स बहुत सारे बिजनेस इसलिए सेटअप किए जाते हैं क्योंकि वो जॉब देना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कम्युनिटी को, लोगों को, ताकि उनके पास एक जॉब ऑफर्स बने रहें। तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि किस लिए आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो। लेट्स टेक अ क्विक टेस्ट टू चेक कि आपको जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो आया कि नहीं आया। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज फोकस्ड ऑन अर्निंग द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप प्लीज़ स्विच कर देंगे, थोड़ा लो में चले जाएंगे, ठीक है, स्पीड को कम कर देंगे। ऑप्शंस आपका स्पीड सेक्शन में रहता है, आप प्लीज़ स्विच कर लें। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का जो फोकस करता है अर्निंग द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव फोकस करेगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर या सस्टेनेबिलिटी? ऑफ कोर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक्सपेंडिंग द बिजनेस टू इंक्रीज द ऑपरेशन इन मार्केट कंपेयर टू कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर के मुकाबले आप चाहते हैं आपका प्रपोर्शन मार्केट में ज्यादा बढ़े, वो क्या ऑब्जेक्टिव कहलाएगा? इनोवेशन, आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मार्केट शेयर, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। हम अपना प्रपोर्शन बढ़ाना चाहते हैं मार्केट में, ठीक है, मतलब जो हमारी कस्टमर बेस है उसको और इंक्रीज करना चाहते हैं। सो ये बेसिकली आएगा आपका मार्केट शेयर। Next is, which objective of business establishment is concerned with developing a new product, services और process? आपको पता है नया आप कुछ करना चाहते हो, so it will be innovation. Ensuring that products and services meet customer need expectation is which objective? Customer को satisfied करने का objective कौन सा होगा? Growth and expansion, customer satisfaction, employee creation या market share? Of course, customer satisfaction. Objective that focus on meeting current need without compromising the ability of future generation is टू मीट देयर ओन नीड इज कॉल्ड। ये हमने डेफिनेशन भी बहुत बार अपने 11-12 में पढ़ी है कि आज की ज़रूरतों को पूरा करना है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि फ्यूचर जनरेशन की नीड ना कॉम्प्रोमाइज हो जाए। इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इट इज सस्टेनेबिलिटी मीन्स आज की ज़रूरतों को पूरा करना है, आज की जो ज़रूरत है हमें वो पूरी करनी, लेकिन ऐसे नहीं पूरी करनी कि आने वाली जनरेशन के हम कुछ छोड़े ही नहीं, ठीक है। इंक्रीजिंग द स्केल एंड स्कोप ऑफ बिजनेस बाय एंटरिंग न्यू मार्केट, एक्सपेंडिंग ऑपरेशन डिफरेंट, ये कहलाएगा आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कि जहां पे आप नई मार्केट में एंटर करना चाहते हो मींस ग्रोथ कर रहे हो, नया एक्सपेंशन जा रहे हो, एक्सपेंड करो अपने ऑपरेशन, ठीक है। जब प्रोपोर्शन इंक्रीज करने की बात कीजिए तो वो कहेगा मार्केट शेयर। लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव, लास्ट आपका एमसीक्यू है, क्रिएटिंग अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिटी इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट नोन एज। नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना कहलाएगा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, राइट। ये है आपके सारे आंसर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नाउ गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग एंड प्रिंसिपल, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा। बट हम पढ़ेंगे क्या क्या, एक ग्लिम्स ले लेते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसा कि बात है। प्रिंसिपल्स देखेंगे जो कि आपने पढ़े भी होंगे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय हेनरी फयोल, राइट। ये वही प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और कितना आपको समझ में आया उससे रिलेटेड एक क्विज टेस्ट करेंगे जिसमें आपको बताना होगा कि आपका स्कोर क्या है कमेंट सेक्शन में, राइट। तो इस तरीके से हम चीजें करते हैं, तो आपको ये एक ओवरव्यू मिल गया अगर आप पहली बार आए हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग के साथ। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन वर्ड ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हो, आपने बहुत बार ये वर्ड अपनी लाइफ में भी सुना है। ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव। देखो दो तरीके से इसकी मीनिंग को हम समझ सकते हैं। एक तो हम बताएंगे कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप बोलते हैं ये स्कूल है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, या एक बिजनेस है या कंपनी है, ये हम कहेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या, एक बिल्डिंग में हो है वही ऑर्गेनाइजेशन नहीं। बिल्डिंग के अंदर जो लोग हैं वो किस स्ट्रक्चर्ड में है, किस लेवल ऑफ हायरार्की में है, एक साथ काम कर रहे हैं, और क्यों काम कर रहे हैं, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। आपने देखा होगा कंपनी में टॉप लेवल है, फिर मिडिल लेवल है, फिर लोअर लेवल है, ये सब एक स्ट्रक्चर में लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्या कर रहे हैं, साथ मिलके काम कर रहे हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने के लिए। ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरे हम टर्म में बता सकते हैं, एक तरीके को इसको एक प्रोसेस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया एक स्ट्रक्चर के टर्म में।
प्रोसेस का टर्म मतलब क्या कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करते हैं, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टमैटिकली, उसको भी हम कह देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमें क्या लोग चाहिए, कितना पैसा चाहिए, मटेरियल चाहिए, इंफॉर्मेशन, उसको सिस्टमैटिकली तरीके से अरेंज करना इन रिसोर्सेज को भी क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन। और एक्टिविटीज को इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। अब ये रिसोर्सेज क्यों आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, क्यों इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हो, ये इसलिए कर रहे हो ताकि आप जो भी टास्क है उसको कंप्लीट कर पाओ। सो ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग बिजनेस, नॉन प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड मोर। आपको पता है कंपनी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, और एनजीओ हो सकते हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे एक हायरार्की चलती है, उस हायरार्की के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ काम करते हैं कॉमन गोल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है गोल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको प्रॉपरली अरेंज किया जाता है ताकि हमें जो चीज जहाँ से चाहिए हम उसको लेके अपना वर्क जो है वो कर पाए। तो प्रॉपर सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट है लोगों का भी, उनकी पावर का भी कह सकते हो, और रिसोर्सेज का भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। क्या क्या है आपके प्रिंसिपल्स, क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ये हेनरी फ्यूल के हम कुछ 14 प्रिंसिपल देख रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल आपको देने हैं, तो ये ही आपको लिख के आने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि जो भी काम है, ठीक है, उसको आप क्या करो, डिवाइड करो। सिंपल, अगर आप कोई ग्रुप में भी टास्क कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान को आप सारा काम दे दोगे। जितने भी लोग हैं उस ग्रुप में, आपको सबको बराबरी से या जिसकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से उसको वो टास्क देना है। तो हेनरी फ्यूल ने कहा कि जो वर्क है वो डिवाइड होना चाहिए इंडिविजुअल और टीम के बीच में, ये इंश्योर करने के लिए कि हर पर्सन वो टास्क परफॉर्म कर रहा है जो उसकी स्किल और एक्सपर्टीज की अकॉर्डिंग असाइन किया गया है। मतलब सिर्फ काम ही नहीं बांटना है, काम इस तरीके से बांटना है कि जो बंदा जिस चीज में अच्छा है उसको वही वाला काम पकड़ा दो, ठीक है। इससे क्या होगा, वो उस काम में भैया अच्छा है तो वो उसमें एफिशिएंटली काम करेगा और जल्दी कर लेगा, एज कम्पेयर टू दो नौसिखिया, उसको कुछ पता ही नहीं कैसे करना है, तो वो सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे तेजी आएगी उसके काम में। बट जो ऑलरेडी जानता है उसको अगर हमने वही काम बांट दिया है तो वो एफिशिएंटली वर्क करेगा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा प्रिंसिपल है कि अथॉरिटी रिफर्स टू द राइट टू गिव ऑर्डर्स। अथॉरिटी मीन्स पावर, आपके पास राइट है कि आप ऑर्डर दे सकते हो, कमांड दे सकते हो, ठीक है। और अथॉरिटी आपके पास कि आप डिसीजंस ले सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, ठीक है। कोई भी काम है, आउटकम जो भी है, जो भी डिसीजंस हैं जो आपने लिए, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो कि क्या होगा उस डिसीजन से जो आपने लिए। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। मान लो कोई बॉस है, ठीक है, उसके पास ये पावर है कि वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा, तो उसको हमने अथॉरिटी दी। अब जो भी वो ऑर्डर दे रहा है वो उसका डिसीजन ही तो हुआ, तो उस डिसीजन के लिए भी वो क्या होगा, जिम्मेदार होगा। अगर इसी की वजह से कंपनी अप गई तो भी अच्छा, डाउन गई तो भी वही रिस्पॉन्सिबल होगा उस डिसीजन के लिए। तो बैलेंस होना चाहिए, मीन्स इतनी भी ज्यादा पावर मत दे दो किसी को कि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी बस उसको पावर ही पावर दे दी। जब जिम्मेदारी होती है तभी इंसान अपनी अथॉरिटी का फायदा भी उठा पाता है। उसको पता रहता है कि मुझे अगर सही से पावर यूज नहीं करी तो मेरे ऊपर ही लोड आएगा, ठीक है। तो इसीलिए पावर इतनी भी नहीं दे देनी किसी को, सिर्फ पावर पावर दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है। या तो ऐसा भी नहीं कि सब किसी इंसान को बस आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दे दी बट उसको आपने एक भी पावर नहीं दी कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब जैसे आपने किसी को जिम्मेदारी की आपको ये चीज संभालनी है तो उसको पावर भी तो दो कि जो वो संभालने के लिए अगर उसको कोई चीज की जरूरत हुई, किसी को ऑर्डर देने की जरूरत हुई, तो वो अथॉरिटी भी उसको दी कि वो काम कर पाए। तो बैलेंस होना चाहिए, जो भी आपका एम्प्लॉय उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस करके दो, जिससे वो दोनों चीजों को एडजस्ट कर। आई होप ये क्लियर है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहता है डिसिप्लिन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। मीन जो भी लोग काम कर रहे हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, प्रोसीजर को फॉलो करें, और ये एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड एफिशिएंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। क्यों रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, ताकि एक ऑर्डर बना रहे, ठीक है, एक डिसिप्लिन बना रहे, उसी तरीके से काम हो। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड मतलब होता है ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि एक ऑर्डर, मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय है उसको 10 लोग, मान लो जैसे एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अब उसके बॉस टॉप में बैठे, मिडिल में है, तो बात माने, ऊपर वाले की माने, मिडिल वालों की माने, या जितने भी बॉस, मान लो 10 बॉस है, 10 बॉस उसको
दे रहे हैं कमांड कि तुम्हें ये वाला मेरा ये काम करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें नहीं, तुम्हें ये नहीं, ऐसे करो, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किसका ऑर्डर मानना है, किसका ऑर्डर नहीं मानना है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हेनरी फोर्ड ने कहा है कि एक पर्सन को मीन्स एक एम्प्लॉय को बस एक ही बॉस ऑर्डर दे, उसके अलावा उसको कोई भी ऑर्डर या कमांड मत दे, ताकि उसको कोई कंफ्यूजन ना हो और जो उसको काम कहा गया है वो आसानी से कर ले। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि सबको एक ही डायरेक्शन में काम करना है। इन जो भी एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, गोल है ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, तो ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी एम्प्लॉयज के पास जो भी टास्क आए, भले वो काम अलग अलग होंगे, लेकिन जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो एक ही होगा, वो होगी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे काम करना। तो मैनेजर का काम है कि वो एक प्लान को यूज करके लोगों को एक ऑब्जेक्टिव पे वर्क करवाए। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इंश्योर अलाइनमेंट एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे कोऑर्डिनेशन रहेगा, पता चला एक ग्रोथ पे काम कर रहा है तो दूसरा कॉस्ट कटिंग पे काम कर रहा है, या किसी पे काम कर रहा है, बट कॉस्ट कटिंग भी इन टर्म अलाइन होनी चाहिए आपकी ग्रोथ से। कर क्यों रहे हैं? कस्टमर को पागल बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को और आगे ले जाके ग्रोथ करने के लिए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए कि मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में काम करें, सब लोग अलग अलग रास्ते में ना भागे। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का हम क्या कर रहे हैं? सबऑर्डिनेशन कर रहे हैं जनरल इंटरेस्ट में। मतलब कि मान लो एक सिनेरियो एग्जांपल में लो, एक एम्प्लॉय है, उसको एक टास्क दिया गया कि आपको 10 बॉक्स जो है वो क्या है बनाने हैं। ठीक है, 10 बॉक्स जो है वो आपको बनाने हैं। तो उसने क्या कहा कि ठीक है मैं 10 बॉक्स बनाऊंगा। अब उसने सोचा कि 10 बॉक्स बनाने हैं और मुझे 1 घंटे का समय दिया, तो मैं काम करता हूँ कि जल्दी जल्दी जैसे तैसे जो है 10 बॉक्स बना देता हूँ, भले मेरा मटेरियल जो है कंपनी का वेस्ट हो रहा है वेस्ट होए, ठीक है, सब फैल रहा है फैले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे 10 बॉक्स बनाने जैसे भी बने, भले इनका मटेरियल टूट रहा है, टूटे फूटे कुछ भी हो, मेरा काम पूरा होना चाहिए, क्योंकि मुझे उससे क्या मिल रहा है? बोनस मिल रहा है। बट एक दूसरा एम्प्लॉय जिसको ऐसा ही काम दिया, बट वो सोच रहा है कि अगर मैं 1 घंटे में इतनी जल्दी बना तो दूंगा, लेकिन कंपनी के रिसोर्स का बहुत वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी हड़बड़ा के बनाने में सारा मटेरियल खराब हो सकता है और खराब हो जाएगा। तो उसने क्या सोचा कि नहीं, मैं जितना मेरे से रिसोर्स अच्छे से यूज होकर बन पाएगा मैं उतना बनाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए बोनस। तो एक एम्प्लॉय के अंदर यही चीज होना चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखो और उसके ऊपर अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दो। मींस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आप ज्यादा प्रेफरेंस दो एज कंपेयर टू योर ओन इंटरेस्ट। इससे क्या होगा? एक यूनिटी आएगी और सेंस ऑफ कॉमन सेंस ऑफ पर्पस आएगा कि सब लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड डिवोट हो, ठीक है, ना कि अपने लिए ही बस सोच रहे हो। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मीन्स कि जो भी एम्प्लॉयज उनको फेयर सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एम्प्लॉयज में डिस्क्रिमिनेशन करके किसी को ज्यादा किसी को कम दे रहे हो। जो वेजेस एंड रिवॉर्ड्स हैं वो सबको मिलने चाहिए, इससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड भी रहते हैं और जॉब सेटिस्फेक्शन। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सेंटर में है पावर, मतलब कि जो भी अथॉरिटी है डिसीजन लेने की वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो ऊपर सबसे बैठे उनके पास है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? जब ये जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है लोअर लेवल को भी। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हेनरी फॉल ने कहा कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में भी बैलेंस होना चाहिए, दोनों चीजों पे आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि सारी पावर टॉप लेवल लेके बैठा है, मान लो लोअर लेवल को कोई डिसीजन लेने तो वो जाके पहले अर्जियां लगा रहा है, ठीक है, फिर उसका कहीं नंबर आ रहा है वो डिसीजन ले रहा है। इतनी पावर लोअर लेवल को दो कि डे टू डे वर्किंग में जो भी डिसीजन लेने वो अपने लेवल पे ले ले, आपके पास बार बार आने की उनको जरूरत नहीं है। तो ये भी मेंटेन करके रखना, क्योंकि इससे क्या होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर पाएगी, राइट। नेक्स्ट स्केलर चेन। स्केलर चेन कहता है ये लाइन ऑफ अथॉरिटी है फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लैंड, कम्युनिकेशन शुड फॉलो दिस चेन। स्केलर चेन कहता है जैसे कि जो मान लो ये टॉप लेवल है, ठीक है, ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये है आपका लोअर लेवल। तो ये जो स्केलर चेन है वो कहता है जो कम्युनिकेशन है ना वो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक पहुंचना चाहिए, तो लोअर लेवल से टॉप ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि टॉप से डायरेक्ट लोअर में जाएगी, पहले मिडिल में जाएगी फिर लोअर में जाएगी। तो एक कम्युनिकेशन की चेन फॉलो करनी है आपको टॉप से लोवेस्ट रैंक तक। इसी चेन को फॉलो करके आप कम्युनिकेशन करोगे। लेकिन मान लो कोई इमरजेंसी आ गई और ऐसी इमरजेंसी जिसमें टॉप लेवल को डायरेक्ट लोअर लेवल से ही कम्युनिकेट करना, अगर वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कुछ नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा, और विद इन सेकेंड या विद इन मिनट्स आपको ये कम्युनिकेट करना है। तो अगर ये चेन फॉलो करोगे ना तो देर हो जाएगी। तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी इन्होंने बताया, गैंग प्लैंक
कि आप उसको यूज कर सकते हो इमरजेंसी के वक्त। गैंग प्लैंग बेसिकली यही है कि अगर आपको बात करनी है टॉप से मिडल तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो वहीं पे, मतलब लोअर से। ऑर्डर क्या है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए लोगों का और मटेरियल का। ये सिंपल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जो भी रिसोर्स हैं, जो भी मटेरियल है, जो भी लोग हैं, वो प्रॉपरली एक ऑर्डर में हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय को कोई मतलब बुक्स मतलब मान लो फाइल्स चाहिए तो वो जाके सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर में घूम रहा है ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ जहाँ चाहिए वो चीज़ अगर वहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली मिल जाएगी, सब लोग एक ऑर्डर में बैठे होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन एकदम, मतलब कि आप देखते हो ना कोई कंपनी में जाती हो, सब कुछ बिल्कुल फिक्स रहता है, सेटल रहता है, सबको लगता है कि बढ़िया है, स्मूथ है। तो वही चीज़ वो कहते हैं ये होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और आराम से काम चल पाएगा। इक्विटी की बात यही है कि इम्प्लॉयज को इक्विटी के साथ ट्रीट करना है, काइंडनेस और फेयरनेस के साथ ट्रीट करना है, जिससे अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट करते हो काइंडनेस फेयरनेस के साथ, तो आपके इम्प्लॉयज की जो लॉयल्टी है वो आपके टूवर्ड रहेगी और वो रिस्पेक्ट भी करेंगे और उनको भी लगेगा कि यू आर ऑल्सो रिस्पेक्टिंग दैम। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन बेसिकली क्या है कि जो भी लोग हैं आपके एम्प्लॉयज हैं वो क्या करें, स्टेबल रहें। मतलब कि अगर वो जल्दी जल्दी जॉब छोड़ के जाएंगे, ठीक है, टर्नओवर जल्दी जल्दी होगा, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब होगी। इसलिए आपको क्या करना है, उनको जॉब सिक्योरिटी देनी है, उनको करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देनी है, जिससे उनको लगे कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा फ्यूचर है, और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जल्दी जल्दी छोड़ के नहीं भागे। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज को इंकरेज करना है आपको कि वो इनिशिएटिव ले, ठीक है, मतलब कुछ नया करें, कुछ नया आइडिया के साथ आए और अपने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए फोकस करें। मतलब उनको अपॉर्चुनिटी देनी कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं सो दे आर वेलकम। स्पिरिट द कॉर्प्स कहता है आपका कि टीम स्पिरिट प्रमोट करनी है, यूनिटी आनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक साथ काम करने की स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेगा। ऐसा नहीं है सब अलग अलग हैं, ठीक है, सब एक टीम की तरह काम करेंगे ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, वो आप पूरा कर पाए एज अ टीम। ठीक है, तो ये कहता है स्पिरिट क्रॉप्स। तो देखो भाई, हमने यहाँ पे डिस्कस करें आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंपॉर्टेंट है और एज पर हेनरी फ्योल इन्होंने ये दिए हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड स्प्रेड ग्रोथ। और ये 14 प्रिंसिपल आपको इसी सीक्वेंस में ही याद होने चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग नहीं लिख सकते। ये 14 का जो ये सीक्वेंस है ना, आपको यही फॉलो करना है। तो नाउ लेट्स टेक अ क्विक टेस्ट टू चेक कितना आपको समझ में आया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन आपको बतानी है। अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इंडिपेंडेंटली, अ स्ट्रक्चर वेयर पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल, अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज एंड अ सेट ऑफ रैंडम एक्टिविटी। तो ये आपको बहुत क्लियर है कि ये आंसर है आपका बी, दैट इज स्ट्रक्चर है जहाँ पे लोग एक साथ काम कर रहे हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे। ठीक है, यूनिट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बताता है, अभी हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड क्या स्टेट करता है कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस और सुपीरियर से क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर रिसीव करना है, उसी के लिए काम करना है। ठीक है, तो ईच एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू मल्टीपल सुपरवाइजर, ऑफ कोर्स नॉट। ईच एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू वन एंड ओनली वन सुपरवाइजर, यस, ये है आपका आंसर। देयर शुड बी ग्रुप ऑफ सुपरवाइजर, नो। एम्प्लॉय शुड हैव द फ्रीडम टू चूज देयर सुपरवाइजर, नो। नेक्स्ट इज which principal organization emphasizes the need for clearly defined role and responsibility। ये आप कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि आपको जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियरली डिफाइन करनी है। यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, स्केलर चेन या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है कि आपको एक बॉस से ऑर्डर लेना है, ये नहीं बताया कि क्लियरली डिफाइंड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होगा आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है कि हर इंसान को उसका क्या रोल है, रिस्पॉन्स, उसको क्लियरली डिफाइन करना है। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बताता है, ऑल एम्प्लॉय शुड फॉलो डिफरेंट प्लान, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड हैव वन प्लान एंड वन हेड, yes. Every employee should have multiple direction to follow, no. There should be no single direction of the organization, no. ये कहता है कि हर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी का एक ऑब्जेक्टिव मीन सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक ही प्लान और एक ही हेड के साथ वो काम करें। ठीक है, नेक्स्ट इज स्केलर चेन क्या होती है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल। सो इट इज हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Which principle emphasizes the importance of employee being treated fairly with respect। कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉयज को फेयरली ट्रीट करना है,
डिविजन ऑफ वर्क, इक्विटी, सेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, ऑफ कोर्स इट इज इक्विटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल इन ऑल पोजीशन, responsibility should be greater than authority should be greater than responsibility, या employee should have authority without any responsibility। so कोई भी एम्प्लॉय को बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की अथॉरिटी नहीं देनी है। पहली बात तो ये है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस होना चाहिए, सो इक्वल होनी चाहिए इन ऑल पोजीशन, राइट। सो ये है आपके आंसर्स। So now guys, in this part we are going to start with this topic, that is size of business unit। So इसमें हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस यूनिट के साइज की मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि बिजनेस यूनिट का साइज क्या होना चाहिए, और फिर फाइनली एक क्विक टेस्ट लेंगे ये चेक करने के लिए कि आपको अब तक कितना समझ में आया, जिसका स्कोर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट आपको क्लियर है, कोई बिजनेस जो है आपका है, ठीक है, वो हो गई आपकी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस यूनिट। आता है साइज, मतलब कितना बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये क्या साइज होना चाहिए, वही है आपका साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। वेरी सिंपल, द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट रिफर्स टू द स्केल और मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ऑपरेशन। साइज किस टर्म में डिफाइन करोगे कि कितना आपका ऑपरेशन है, उसका मैग्नीट्यूड या उसकी स्केल कितनी है, मीन्स कितने आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी वाला भी आपने टॉपिक देखा होगा कि प्राइवेट कंपनी अगर इतने लोग हैं तो फिर वो प्राइवेट कंपनी है, अगर इससे ज्यादा हो गए तो वो आपकी पब्लिक कंपनी में चली जाएगी। तो वहां पे क्या है कि वो साइज बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयज के नंबर से बढ़ने से उसका साइज भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ऑपरेशन या स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना है, वो मैग्नीट्यूड कैसे डिस्कस करते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड है मेरे बिजनेस का, वो पता चलेगा कि आपके एम्प्लॉयज कितने हैं, सेल्स की वॉल्यूम कितनी है। अगर आप ज्यादा सेल कर रहे हो, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, तो ऑफकोर्स आपके बिजनेस यूनिट का साइज उस टर्म में लार्ज कंसिडर किया जाएगा। लेवल ऑफ रेवेन्यू कितना, आप कितना रेवेन्यू कमा रहे हो, और ओवरऑल रिसोर्सेज आपके कितने हैं, उनका क्या वॉल्यूम है, उससे आप बताओगे कि आपके बिजनेस यूनिट का साइज क्या है। इट कैन इम्पैक्ट द यूनिट्स एबिलिटी टू अचीव इट्स गोल, मैनेजिंग इट्स एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटिट इन द मार्केट। ऑफ कोर्स आपका जो बिजनेस यूनिट का साइज है वो आपकी क्या एबिलिटी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उस पर भी असर डालती है। कैसे आप अपनी एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हो, उस पर भी असर डालेगी, और कैसे आप मार्केट में कॉम्पिटिट करते हो कॉम्पिटिटर के साथ, उस पर भी एक इफेक्ट आएगा, ठीक है। सो हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो बिजनेस यूनिट के साइज को बताएंगे कि आपका बिजनेस यूनिट का साइज क्या है। पहला हम देखेंगे मार्केट डिमांड। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बिजनेस यूनिट कैन इन्फ्लुएंस इट्स साइज। आपके प्रोडक्ट और सर्विस जो आप बेच रहे हो मार्केट में, ठीक है, वो उसकी डिमांड कितनी है वो बताएगा, वो साइज को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है तो आपको बल्क में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, फिर आपको अपना बिजनेस का सेटअप भी बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज भी लाने पड़ेंगे, साइज बढ़ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हाई डिमांड की वजह से आपकी यूनिट का साइज भी बड़ा होगा, बिकॉज आपको उतने ही कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है। कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजिक गोल ऑफ पेरेंट कंपनी, जो आपकी मेन कंपनी, उसका स्ट्रैटेजिक गोल क्या है, वो भी डिटरमाइन करता है बिजनेस यूनिट का साइज। अगर वो ऐसी स्ट्रेटेजी बना रही है जिसमें वो एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रही है, कि उन्हें ग्लोबली अपना जो है वो एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए आपको लार्जर जोग्राफिकल यूनिट चाहिए होंगी, ठीक है, बड़ी से बड़ी यूनिट चाहिए होंगी अलग अलग लोकेशन में, ताकि आप अपनी कंपनी को ग्लोबल लेवल पे भी क्या कर पाओ, एक्सपैंड कर पाओ। सर्व करना है ग्लोबल मार्केट को भी, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी और वॉल्यूम भी होना चाहिए, लोग भी ज्यादा लगेंगे तो रिसोर्स भी ज्यादा लगेंगे, एंड आपका बिजनेस का स्केल मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी भी बताएगी आपका इस क्या होगा बिजनेस का, कि कैसे जो ह्यूमन और फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स हैं जो आपको चाहिए वो अवेलेबल कितने हैं, वो भी आपके बिजनेस यूनिट के साइज पे इम्पैक्ट डालते हैं। जितने ज़्यादा रिसोर्स होंगे उतना ज़्यादा आप अपने यूनिट को बढ़ा पाओगे और आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। पैसा ज़्यादा होगा ऑफकोर्स, अभी आप एक्सपैंड कर पाओगे, यूनिट का साइज बढ़ा पाओगे। विदाउट मनी यू कांट डू डैट। लोग भी चाहिए होंगे, टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी, तो अगर ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं तो ऑफकोर्स आप एक बड़ी यूनिट पे फोकस कर सकते हो। कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिशन का लेवल कितना है मार्केट में, वो भी आपके साइज पे इफेक्ट डालता है। कॉम्पिटेटिव रहने के लिए आपको भी अपनी यूनिट और स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाने पड़ेंगे, अदरवाइज जो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर वही पूरी मार्केट का शेयर जो है वो ले जाएंगे, बिकॉज आप तो अपना बढ़ा ही नहीं पा रहे, आप तो एक्सपेंड कर ही नहीं पा रहे, उतनी मार्केट आप सर्व ही नहीं कर पा रहे। तो जो सर्व कर पा रहे हैं, जिसका ज़्यादा है वॉल्यूम, वो कर लेगा डोमिनेट,
इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्जर यूनिट ऑफन बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली क्या है, जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आती है। ठीक है, मतलब अगर एक बॉक्स बना रहे हो तो पर यूनिट कॉस्ट, भाई मशीन लगी, इलेक्ट्रिसिटी लगी, ज्यादा आएगी। पर उसी बार में आप उसी मशीन से एक लॉट ना एक मतलब यूनिट ना निकाल के बहुत सारी यूनिट निकाले डाल रहे हो, तो आपकी मशीन बिजली उतनी लगी, मशीन उतनी लगी, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो कॉस्ट जो है वो सब में डिवाइड हो गया, हर यूनिट में डिवाइड, तो उससे कॉस्ट कम आई। तो अगर जितना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो उतना ज्यादा कॉस्ट आपकी कम आएगी एज पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसका एडवांटेज आपको उठाना है। एक पॉइंट के बाद फिर कॉस्ट बढ़ने लगती है, मशीन टूटने लगती है, ठीक है, या फिर आप एकदम स्टेबल में आ जाते हो। पर जब तक नहीं आ रहे हो आप डिस इकोनॉमीज वाली स्केल में, तब तक आप जितना भी ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर सकते हो बल्क प्रोड्यूस करके, उससे आप फायदा उठा सकते हो। तो ये कभी होगा जब आपकी यूनिट बड़ी होगी। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स कुछ इंडस्ट्रीज के रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि साइज इतना ही होना है, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो वो भी डिटरमाइन करेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी आई तो उससे भी आपके बिजनेस यूनिट के साइज पे असर आएगा, क्योंकि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, उससे हो सकता है आपके ऑपरेशन और एफिशिएंट हो जाए, तो आप और अच्छा कर पाओ, और प्रोडक्शन कर पाओ, और बेच पाओ। ठीक है, फिर अपनी यूनिट को और बढ़ा पाओ, तो टेक्नोलॉजी भी असर डालेगी। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट की स्टाइल भी बिजनेस यूनिट की साइज को अफेक्ट करती है। एक ऐसी कंपनी जिसमें डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, उसकी ज्यादा से ज्यादा यूनिट हो सकती है। डिसेंट्रलाइज मीन्स पावर या डिसीजन मेकिंग पावर जो सब में बटी हुई है, तो वो सब लोग हैंडल कर ले रहे हैं अपने अपने लेवल पे, तो यूनिट बढ़ सकती है। अभी एक ही चीज, एक ही ऊपर है, एक ही यूनिट को हैंडल करना है सब कुछ, तो फिर वो इतना बड़ा नहीं मैनेज कर पाएगी यूनिट को। बट तब अगर अपने अपने लेवल पे अपने अपने डिपार्टमेंट में हैंडल कर रहे हैं तो आप यूनिट बढ़ा सकते हो। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑफ कोर्स वो डिटरमाइन करेगी। आप प्रॉफिटेबल हो तो अपने यूनिट को बढ़ा सकते हो, अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस में हो, तो ऑफ कोर्स आप स्ट्रगल करोगे। ठीक है, और आपकी यूनिट का साइज उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। कस्टमर बेस कितना है, जितने ज्यादा कस्टमर उतनी ज्यादा डिमांड, उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको बिजनेस का साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा आपका कस्टमर बेस होगा, जितने डाइवर्सिटी ऑफ कस्टमर बेस होगा, वो भी आपके बिजनेस यूनिट के साइज को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज आपको उन्हें सर्व करना है। ठीक है, तो साइज ऑफ बिजनेस यूनिट बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होता है, और जो उसकी ओवरऑल सक्सेस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया साइज क्या होता है बिजनेस यूनिट का, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो बताएंगे कि बिजनेस यूनिट का साइज आपका क्या होगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमने पढ़ा, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट के साइज को कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्लूडिंग रिसोर्स, प्रोडक्शन, मार्केट एंड प्रेजेंस, ज्योग्राफिकल एरिया इट कवर, और द एज ऑफ बिजनेस। तो जो बता बेस्ट डिफाइन करता है कि बिजनेस यूनिट का साइज क्या होगा, वो होगा आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन, कितना आप ऑपरेशन कर रहे हो, उसमें सब कुछ आ जाएगा, आपका रिसोर्स, आपका प्रोडक्शन, आपकी मार्केट में कितनी प्रेजेंस है, कस्टमर बेस कितना है, तो ये सबको कवर कर रहा है, इसलिए ये बेस्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू डिटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ ओनर बताएगा कि बिजनेस यूनिट का साइज क्या होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल और फाइनेंशियल रिसोर्स डिटरमाइन करेंगी, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। जो मोस्ट लाइकली डिटरमाइन करता है बिजनेस यूनिट का साइज क्या होगा, वो होगा आपके पास कितना कैपिटल और फाइनेंशियल रिसोर्स। बिकॉज जितना ज्यादा आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स और कैपिटल होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप साइज बढ़ा पाओगे। या मान लो ज्यादा पैसा तो आपका बिजनेस यूनिट का साइज बड़ा होगा, कम है तो ऑफकोर्स आप उतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस होती है। मीडिया, सोशल मीडिया प्रेजेंस, एबिलिटी टू इनोवेट, मार्केट डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इंटरनल कम्युनिकेशन मैथड। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट किससे इन्फ्लुएंस होगी, मार्केट डिमांड कितनी है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज, कस्टमर की डिमांड ज्यादा है तो ऑफकोर्स आपका बिजनेस यूनिट का साइज पे इफेक्ट आएगा। which factor affect the size of business unit by determining the quantity of goods and services that can be produced efficiently। कौन सा फैक्टर ये अफेक्ट करता है कि बिजनेस यूनिट का साइज क्या होगा, ये डिटरमाइन करके कि कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकता है। एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकता है, वो आएगा आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, ये बताता है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहता है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो और कॉस्ट को कट कर रहे हो उसकी वजह से, तो कितना एफिशिएंटली आप कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा कम से कम कॉस्ट में, जिससे आपका नुकसान भी ना हो, वो बताता है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि कितना एफिशिएंटली आपका प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपका नुकसान हो रहा है तो आप उतना आगे नहीं जाओगे, फिर उतने ही लिमिट तक आपका बिजनेस यूनिट का साइज रहने वाला है।
नेचर ऑफ इंडस्ट्री इन विच बिजनेस ऑपरेट इज अ फैक्टर दैट कैन, जो नेचर है इंडस्ट्री का जिसमें आपका बिजनेस है, ठीक है, वो क्या करेगा, have no impact on the size of business, determine the optimal size of business, be irrelevant to the business success या reduce the importance of business size. So determine करता है optimal size of business operation. Next is a small business unit might struggle to expand its business due to limited product variety, customer loyalty, access to financial resource या online presence. स्मॉल बिजनेस किस चीज की वजह से स्ट्रगल करता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, उसके पास पैसा नहीं होता है, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा रीच नहीं होती है। जो बड़े बिजनेस उनके पास रीच है वो बढ़ा ले जाएंगे, एक्सपैंड कर पाएंगे, बट जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की उतनी एक्सेस नहीं है, ऑफ कोर्स स्मॉल बिजनेस वो उतना इस वजह से स्ट्रगल करते हैं। प्रोडक्ट वैरायटी की कमी नहीं, पैसा होगा तो प्रोडक्ट वैरायटी भी ले आएंगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ विच, किस फाइनेंशियल रिसोर्स की या किस रिसोर्स की बात की जा रही है जिसकी अवेलेबिलिटी मतलब वो अवेलेबल हो, और कॉस्ट से बिजनेस यूनिट के साइज पर डायरेक्ट इफेक्ट आता है। फिजिकल रिसोर्स लाइक मशीनरी एंड लैंड, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम, एथिक्स या कस्टमर सर्विस क्वालिटी। सो इट इज फिजिकल रिसोर्स लाइक मशीनरी एंड लैंड। मशीनरी एंड लैंड फिजिकल रिसोर्स क्या अवेलेबल है, यानी अगर अवेलेबल है ये फिजिकल रिसोर्स, ऑफकोर्स आप एक्सपैंड करोगे, आपका बिजनेस यूनिट साइज बढ़ सकता है। कॉस्ट क्या है वो उसका भी असर आएगा, महंगे होगे तो ऑफकोर्स आप रेसिस्ट करोगे, आप नहीं ले पाओगे तो कहाँ बढ़ा पाओगे साइज। लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, तो फिर आप रेसिस्ट करोगे, तो इसकी कॉस्ट और इसकी अवेलेबिलिटी आपकी साइज पे असर डालेगी। अगर आपके पास अवेलेबल है आप बढ़ा सकते हो, अगर नहीं है सो ऑफकोर्स नॉट। तो ये हमने डिस्कस किया आपका टॉपिक, ये है इसके आंसर्स, राइट गाइस। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। सो आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आपका मेजरमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट साइज, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको पता है हमें इसमें डिस्कस क्या करना है, इसकी मीनिंग को, ठीक है, कौन कौन से मेथड होते हैं बिजनेस यूनिट के साइज को मेजर करने के लिए। एंड लास्ट तक आपको वीडियो इसलिए देखना है क्योंकि लास्ट में होगा आपका टेस्ट और उसका स्कोर आपको देना है मुझे कमेंट बॉक्स में, राइट। सो टेस्ट से ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा जो भी आपने समझा वो आपको कितना समझ में आया। सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप है WNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss measurement of business unit size. हमने बिजनेस यूनिट के बारे में पढ़ा, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आता है कि कैसे पता चलेगा कि जो हमारा बिजनेस यूनिट है, ठीक है, उसका साइज क्या है। साइज बेसिकली स्मॉल स्केल पे रन कर रहे हैं, मीडियम में कर रहे हैं या लार्ज स्केल पे रन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो गई इसकी साइज को लेके। तो हम कैसे मेजर करेंगे, देखो द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वे। कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं एक बिजनेस यूनिट के साइज को मेजर करने के लिए। डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट और किस एस्पेक्ट पे आप उसको एनालाइज करना चाहते हो। आप उसको उसके सेल्स के वॉल्यूम पे एनालाइज करना चाहते हो, आप उसके वहां पे कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे साइज देखना चाहते हो, या आप ये देखना चाहते हो कि प्रॉफिट के टर्म में क्या साइज है उनका। तो उसके हिसाब से आप एक बिजनेस यूनिट के साइज को क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो या एनालाइज कर सकते हो। तो कुछ मेथड्स हैं जो यूज होते हैं बिजनेस यूनिट के साइज को मेजर करने के लिए, वो है पहला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब आपने खुद देखा होगा, आप कोई भी बिजनेस मतलब कोई भी मान लो फैक्ट्री में गए, ठीक है, एक फैक्ट्री है जो कि छोटी सी आपको लगी, क्यों, क्योंकि वहां पे सिर्फ 5 लोग काम कर रहे हैं कोई भी कढ़ाई बुनाई का। एक आप फैक्ट्री गए जहां पे 500 लोग काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, कौन सी फैक्ट्री बड़ी थी, आप कहोगे वो फैक्ट्री बड़ी थी जहां पे 500 लोग काम कर रहे थे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 500 लोगों की है, ठीक है। उतने लोगों का वो रिसोर्स अरेंज करना, उतने लोगों को सैलरी देना, उतना बल्क में फिर वो बना रहे हैं, इसका मतलब वो बिजनेस यूनिट का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क को कितने वर्क कर रहे हैं बिजनेस यूनिट में, इससे आप बिजनेस यूनिट के साइज को मेजर कर सकते हैं। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉमन मेजर है बिजनेस के साइज को मेजर करने का, क्योंकि आप बेसिकली कितने लोग, कितना ह्यूमन स्केल, ह्यूमन रिसोर्स का स्केल है उस यूनिट के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करके साइज बता देते हो। जैसे एक बिजनेस यूनिट यहाँ पे 500 एम्प्लॉयज बन है और एक बिजनेस यूनिट यहाँ पे 50 एम्प्लॉयज है, आप कहोगे 500 एम्प्लॉयज वाला जो बिजनेस है यूनिट है उसका साइज क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो हमने कैसे पता लगाया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे एनालाइज किया कि जिसका एम्प्लॉय का नंबर ज्यादा है वो ज्यादा बड़ा यूनिट होगा और एज कंपेयर टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रेवेन्यू।
रेवेन्यू के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, बिजनेस यूनिट का साइज बता सकते हो कि कितना टोटल इनकम एक बिजनेस जनरेट कर रही है अपनी सेल्स और सर्विस प्रोवाइड करके ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। जैसे बेसिकली एक साल में एक बिजनेस यूनिट कितना सेल कर रही है। ठीक है, मान लो एक है जो 10 मिलियन डॉलर मतलब सेल करती है। ठीक है, इतना वो टोटल इनकम जनरेट करती है, रेवेन्यू बनाती है 10 मिलियन डॉलर का। और एक है जो बस 1 मिलियन डॉलर बना रही है। आपको क्या लगेगा कौन सा बिजनेस यूनिट बड़ी होगी साइज में? आप कहोगे $10 मिलियन वाली होगी, क्योंकि वो एक साल में इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो हम रेवेन्यू को एक इंडिकेटर मान के फाइनेंशियल स्केल पे बिजनेस यूनिट का साइज बता सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्केट शेयर, कि कितना मार्केट उसने कैप्चर कर रखा है, कितना परसेंटेज ऑफ टोटल सेल इन द मार्केट दैट इज कंट्रोल बाय बिजनेस यूनिट। मतलब कि एक बिजनेस यूनिट ने कितनी मार्केट कैप्चर कर रखी है, कितना उस मार्केट में कितने लोग उसके ही प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, मीन्स उसका ही सेल का कंट्रीब्यूशन है। तो मार्केट शेयर भी बताता है कि उस बिजनेस को क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है बेसिकली, कि कितनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन उसकी, ऑफकोर्स कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले उसको लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं, तभी उसके गुड्स को खरीद रहे हैं और उसका मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है। जैसे एक बिजनेस यूनिट जो 25% मार्केट शेयर है, मतलब 25% मार्केट शेयर, मतलब समझ रहे हो कि एक मार्केट में 25% कस्टमर सिर्फ उसका प्रोडक्ट खरीद रहा है, और एक है जहाँ पे सिर्फ 5%। कौन सा मार्केट के शेयर के हिसाब से बिजनेस यूनिट का साइज बड़ा होगा? ऑफकोर्स जिसकी ज़्यादा मार्केट है, ज़्यादा कस्टमर है, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा सप्लाई करेगा, ज़्यादा कमाएगा, उसका यूनिट क्या होगा, बड़ा होगा। तो मार्केट शेयर के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी मीन्स कितना वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस आप प्रोड्यूस कर लेते हो एक टाइम फ्रेम में, वो बताएगा। जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है हम मानेंगे वो ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू दूसरा। जैसे एक है वो 10,000 कर रही है पर मंथ में यूनिट बना रही है, और एक है जो 1,000 यूनिट बनाती है एक महीने में। तो कौन सी बड़ी हुई फैक्ट्री? वो जो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर पा रही है। नेक्स्ट इज एसेट यूजेस वगैरह, अगर आपको लिखना है तो लिखिए, वरना प्रोडक्शन कैपेसिटी डालिए और एग्जांपल लिख दीजिए। एसेट, एसेट क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ एसेट ओन बाय द बिजनेस यूनिट। कितना एक बिजनेस यूनिट के पास एसेट है उसकी टोटल वैल्यू कर ले, मीन्स कैलकुलेट कर ले कि उस फिजिकल एसेट में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इसका कितना टोटल बनेगा उसका। ठीक है, मान लो 1 लाख का मशीनरी है, उसके बाद 10 लाख की बिल्डिंग है, ये सब पूरा जोड़ लिया। इंटेंजिबल एसेट को भी पूरा जोड़ लिया, कैलकुलेट कर लिया मनी टर्म में, और जिससे भी हमें कंपेयर करना उसका कर लिया। देखेंगे किसका ज्यादा है, जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी एसेट की। मान लो एक यूनिट उसकी $50 मिलियन एसेट की वैल्यू है और दूसरी $5 मिलियन, तो कौन सा बड़ा हुआ बिजनेस? जिसकी एसेट की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो एसेट भी यूज होता है चेक करने के लिए कि बिजनेस का साइज क्या है। एसेट साइज इंडिकेट करता है पहले तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। एक बिजनेस कितना फाइनेंशियली मजबूत है ये भी बताएगा आपको एसेट की टोटल वैल्यू, और ये भी बताएगा कि वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है। जितना इन्वेस्ट कर सकता है उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन भी अपना बढ़ाने की कैपेसिटी रखता होगा। नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मीन कितना नेट रेवेन्यू जनरेट करता है बिजनेस यूनिट सारे एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद रेवेन्यू से, वो बताता है। अब एक बिजनेस है जो कितना रेवेन्यू अर्न कर रहा है, मान लो एक बिजनेस यूनिट है जो एनुअल प्रॉफिट $2 मिलियन बना रहा है, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा और पॉसिबली लार्जर होगा उससे जो $2 लाख प्रॉफिट बना रहा है। बिजनेस यूनिट विद एनुअल प्रॉफिट ऑफ $2 मिलियन, यस, वो $2 लाख प्रॉफिट बना रहा है, ये 2 मिलियन प्रॉफिट बना रहा है एक बिजनेस, तो कौन सा बड़ा होगा? ऑफ कोर्स जो मिलियंस में प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बताता है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी आपके उतना ज्यादा पैसा होगा, उतना ज्यादा आप एक्सपैंड करने के चांसेस, उतना ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जोग्राफिक कवरेज कितना है, मतलब कितना जोग्राफिकल एरिया में आप फैले हुए हो, कहाँ का ऑपरेट करते हो, मीन्स कौन कौन से लोकेशंस में आपकी ब्रांचेस है, रीजन, कंट्री, कहाँ कहाँ पे हो, इंटरनेशनल, नेशनल, किस लेवल पे काम कर रहे हो वो भी। जो बिजनेस यूनिट मल्टीपल कंट्रीज में काम कर रहा है और जो एक ही सिटी में काम कर रहा है, बस एक जगह पे, कंट्री की एक ही सिटी पे काम कर रहा है, तो वो बिजनेस हम मानेंगे ज्यादा बड़ा है लार्ज स्केल में, जो मल्टीपल कंट्रीज को कैप्चर करके रखा है, क्योंकि उसकी जोग्राफिक लोकेशन क्या है, बहुत ज्यादा फैली हुई है। इसका मतलब वो कितने लोगों को सर्व कर रहा है, और साइज उसका ही बड़ा मानेंगे। कस्टमर बेस कैसा है आपका, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर और क्लाइंट्स कितने, वो भी बताएगा आपका बिजनेस यूनिट साइड। जिसका बिजनेस यूनिट पे कस्टमर ज्यादा है उसका भाई साइज ज्यादा मानेंगे एज कम्पेयर टू जिसके कम है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस में, इंक्लूडिंग इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग, मीन्स अपना और दूसरा का लगा के कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी एक बिजनेस यूनिट के साइज को बताएगा। जो जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा, जितना ज्यादा उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, वो बिजनेस उतना ज्यादा
बड़ा होगा। अ बिजनेस यूनिट विद $100 million इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर लार्जर इन कंपेयर टू स्मॉलर वन, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन कितने कर रहे हैं आप, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक दिन में या एक पीरियड में कितने आपके हो जाते हैं, सेल्स प्रोसीज कितनी हो जाती है आपकी एक बिजनेस यूनिट की, वो भी बताएगा आपके बिजनेस यूनिट का साइज। तो बेसिकली यही है कि अगर हम एक एक क्राइटेरिया को लेके बिजनेस यूनिट का साइज देख रहे हैं तो हमें देखना है कि किसका क्या चीज ज्यादा है, कि इसकी सेल्स ज्यादा है, किसका अगर प्रॉफिट क्राइटेरिया है तो प्रॉफिट किसका ज्यादा है, उसके हिसाब से हम बता देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा। नंबर एम्प्लॉयज को लेके बात करें बिजनेस यूनिट की साइज की तो उसको देख के कंपेयर कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन देख रहे तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन दोनों का कंपेयर करके, जितनी भी है कंपेयर करके बता देंगे, जिसका ज्यादा है वो बड़ी मानी जाएगी। तो एक यूनिट है जो 1 मिलियन ट्रांजेक्शन एक साल में करती है वो बड़ी होगी उससे जो 1 लाख ट्रांजेक्शन कर रही है, ठीक है। तो गाइस ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो बिजनेस यूनिट का साइज है वो अलग अलग क्राइटेरिया को यूज करके आप बता सकते हो, ठीक है। और आपको क्या करना है कि बस देखना है, पॉइंट याद रखने, सबसे पहले तो रेवेन्यू याद रख लो कि रेवेन्यू पहले मीनिंग लिख देना, ठीक है। उसके बाद जिसका ज्यादा रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू को मान रहे हैं बेस कि हमें बताना साइज कितना है, तो जिसका जितना ज्यादा रेवेन्यू उसका उतना ज्यादा बड़ा साइज मान, इस तरीके से सारे हम उसमें यही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट टेक अ क्विज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, बिजनेस यूनिट के साइज को मेजर करने के लिए कौन सा कॉमन मेथड है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, टोटल सेल्स और रेवेन्यू, नंबर ऑफ सोशल मीडिया फॉलोअर्स या एज ऑफ द बिजनेस। कौन बताएगा कि बिजनेस यूनिट का साइज कैसे मेजर होगा, मीन्स कॉमन मेथड क्या हो सकता है, कितने ज्यादा शेयर होल्डर है आपके पास, टोटल सेल्स एंड रेवेन्यू, ऑफ कोर्स टोटल सेल्स एंड रेवेन्यू, कितनी सेल्स का लेते हो, कितना रेवेन्यू कमा ले रहे हो, उसको वो एक कॉमन मेथड हो, एक कॉमन क्राइटेरिया हो सकता है ये पता लगाने का कि बिजनेस यूनिट का किसका साइज ज्यादा है किसका कम है, जिसकी ज्यादा सेल उसका ज्यादा साइज। नेक्स्ट इज साइज ऑफ बिजनेस यूनिट कैन बी मेजर बाय इट्स, कैसे मेजर कर सकते हैं बिजनेस यूनिट के साइज को, उसके कॉम्पिटिटर्स के नंबर से, उसके टोटल एसेट ओन से, लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर या एडवर्टाइजिंग बजट। ऑफ कोर्स टोटल एसेट ओन में भी देखा था कि जितने आपकी टोटल एसेट की वैल्यू है वो भी बताएगी आपका बिजनेस यूनिट का साइज कितना है। Which of the following is not typically used as measure of business unit size, कौन सा बिजनेस यूनिट के साइज को मेजर करने के लिए नहीं यूज होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पढ़ाया होगा, मार्केट शेयर पढ़ाया होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड, यस, ईयर इन ऑपरेशन इसका कोई मैटर नहीं है, ईयर इन ऑपरेशन कितने साल काम कर रहे हो उससे कोई नहीं। मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है, मार्केट शेयर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय बिजनेस, प्रपोर्शन ऑफ टोटल मार्केट सेल्स captured by the business, number of products sold by the business या number of work employees working the business। so कितना आपका proportion means मार्केट के टोटल शेयर का या टोटल सेल का कितना आपका हिस्सा है वो कहलाएगा आपका मार्केट शेयर। नेक्स्ट इज बिजनेस यूनिट साइज कैन ऑल्सो बी मेजर्ड बाय इट्स फिजिकल ऑफिस स्पेस, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्शन कैपेसिटी या नंबर ऑफ सप्लायर्स। तो बिजनेस यूनिट का साइज को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी, आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। Size of manufacturing business is often measured by number of client, manufacturing business की size कैसे measure करेंगे, number of client, volume of goods produced, number of competitor या marketing strategy। of course volume of goods produced, manufacture कर रहे हैं तो कितना produce कर रहे हैं उसका volume के basis पे हम size बता सकते हैं। इन रिटेल बिजनेस में कैसे साइज मेजर्ड होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, जोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय बिजनेस ऑपरेशन, नंबर ऑफ स्टोर और आउटलेट या नंबर ऑफ पार्टनरशिप विद अदर बिजनेसेस। तो रिटेल आउटलेट में हम देखेंगे नंबर ऑफ स्टोर और आउटलेट कितने हैं उसके वजह से, जिस रिटेल बिजनेस के जितने ज्यादा दुकानें हैं, मान लो जितने ज्यादा नंबर है आउटलेट है स्टोर्स हैं, उससे हम बताएंगे कि उस बिजनेस यूनिट का साइज कितना होगा, जिसके ज्यादा उसका ज्यादा बड़ा साइज। तो ये है आपकी आंसर्स ऑफ ये 7 MCQs। सो आप अपना स्कोर जो है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दो, और अपने फ्रेंड के साथ क्यों नहीं आप शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल आप सब्सक्राइब तक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज गाइज डोंट डिसअपॉइंट मी, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियोस और प्लेलिस्ट विद ऑल योर फ्रेंड्स। Okay, so now guys in this part we are going to discuss this topic that is concept of optimal size। so मेरी जो तबीयत है वो सही नहीं है काफ़ी दिन से, ठीक है, और इस 4-5 दिन हो गए, अभी मैंने काफ़ी हिम्मत करके वीडियो आपके लिए शूट करना शुरू किया है। सो आप प्लीज़ इसको सपोर्ट करेंगे और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, पेपर आने वाले अपने ग्रुप्स पे शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमल साइज की। ऑप्टिमल साइज क्या होता है, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट हमने इससे पहले पढ़ा, पूरा साइज ऑफ बिजनेस यूनिट पढ़ा इससे पहले।
और इससे पहले वाले में हमने कैसे मेजर करेंगे वो भी डिस्कस कर लिया। एज पर एनईपी सारा टॉपिक है। अब आता है ऑप्टिमल साइज क्या होता है। इसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स ऑप्टिमल साइज की डेफिनेशन को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, मीनिंग को समझेंगे, एंड देन हम मूव करेंगे कुछ इसके कॉन्सेप्ट को लेके पॉइंट्स को। एंड फाइनली आपका एक क्विज टेस्ट होगा, सो उसको दिए बिना आप नहीं जाएंगे, स्कोर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। ऑप्टिमल साइज का पहले तो मीनिंग समझ लो। Optimal size refers to the most efficient scale at which a business unit or organization operates. Means most efficient scale, सबसे efficient scale जिसमें एक business unit क्या करेगी, ऑपरेट करेगी, where it achieves the best balance between cost and output. ठीक है, at this size business unit maximize its productivity, minimize its cost and achieve the highest level of productivity and efficiency. देखो जैसे आपकी कोई प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, अब या मान लो आपकी ये बिजनेस यूनिट है, आप क्या करते हो, कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, कुछ बनाते हो, मान लो आप बॉक्सेस जो है वो बनाते हो। तो एक टाइम आया कि आपने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं मान लो एक दिन में, अभी मैं एक दिन में 1 डे में मैं टोटल 100 बॉक्स ही बना पाता हूँ। ठीक है, मैंने सोचा मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो थोड़ा बढ़ाता हूँ, काम करता हूँ, एक मशीन से अभी इतना ही बन पा रहा है, हम 2 मशीन लेके आते हैं, 2 मशीन लेके आ गए हम। ठीक है, 2 मशीन जैसे हम लेके आए, लेबर हमने और बढ़ा दिए, पहले 2 लेबर काम करते थे, हमने 4 लेबर कर दिए, मान लो सब बढ़ाते जा रहे हैं हम। तो क्या हुआ, अब हम एक डे में 200 बॉक्स बनाने लग गए। फिर हमने क्या किया, सोचा कि ये 2 मशीन में इतना बना, चलो 3 मशीन ले आते हैं, 3 मशीन ले आए। फिर हम 250 बॉक्स हम और बढ़ गए। ठीक है, 250 बढ़ के 100, 200, 250। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप एक और मशीन ले आओगे, और उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्शन आपको बढ़ेगा नहीं, 250 के बाद से फिर वो नीचे गिरना शुरू होगा, मान लो 200 पे आएगा, फिर वो 200 से 150 पे आएगा। फिर आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रोडक्शन तो जैसे जैसे मैं मशीन लेबर बढ़ा रहा हूँ बढ़ना चाहिए था, बट वो क्यों नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो आपका बेस्ट बैलेंस था, बेस्ट बैलेंस क्या था कि आपने मान लो 3 मशीन लगाई और अब 250 प्रोड्यूस करो, ये आपका बेस्ट था। इससे ऊपर अगर आपने प्रोडक्शन करना की कोशिश की तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी और प्रोडक्शन गिरेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी स्पेस कितना ये भी मैटर करता है। मान लो आपके भाई एक कमरा है, आप उसमें इतनी मशीन ला दी हो, 4 मशीन रख दी आपने बड़ी बड़ी, अब लोगों को मूव करने की जगह नहीं है, जिससे सामान टूट रही है, फूट रही है, मशीन भी खराब होती जा रही है, तो कॉस्ट बढ़ रही है आपकी, क्यों, इन सारी चीजों की वजह से। और आपका जो आउटपुट है वो डिक्लाइन होना शुरू किया, क्योंकि आपने जो बेस्ट जितना आप कर सकते थे उस स्पेस का यूटिलाइजेशन या उस जगह से, उस मशीन से लेबर का यूटिलाइजेशन वो आपने अचीव कर लिया। तो ऑप्टिमल साइज वही होता है, वो बेस्ट आपका स्केल होता है। इससे ज्यादा आगे आप नहीं जा सकते, ज्यादा आगे जाना है तो आपको फिर अपना अलग अलग एस्पेक्ट में और भी चीजों को कंट्रोल करना होगा। ठीक है, ये बिजनेस यूनिट का वो साइज होता है जहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, कॉस्ट सबसे कम होती है, और यहाँ पे वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और एफिशिएंट होता है। द कॉन्सेप्ट क्लोजली रिलेटेड है आपका आइडियाज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। Where the unit cost of production decrease as the scale of operation increase, but only up to certain point। मीन जहां पे यूनिट कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की, पर यूनिट कॉस्ट की, एक यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। कैसे, जैसे जैसे आप ऑपरेशन बढ़ाने लग जाते हो, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ेगा। जैसे आप 3 मशीन से सिर्फ 250 बॉक्स जो है वो मोस्ट एफिशिएंट है, इतना बना सकते हो, इससे ज्यादा अगर आप जा रहे हो तो फिर आप डिक्लाइन करोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमल साइज को। ओके, सो नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ टर्म्स की, या आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स याद रखना है आपको। पहला है कॉस्ट मिनिमाइजेशन। जो ऑप्टिमल साइज है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बिजनेस यूनिट अपने लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे ऑपरेट करता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मीन्स अब आप एक बॉक्स बना रहे हो तो आपकी अगर कॉस्ट पहले मान लो एक बॉक्स को बनाने की 1 रुपए आ रही थी, फिर आपने जैसे जैसे मशीनें बढ़ाई और 3 मशीन पे आ गए, तो अब उस बॉक्स को बनाने की आपकी कॉस्ट 0.5 रुपीज आ रही है। अब इससे कम नहीं आ सकती, ये लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट है। इससे आपको कम अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप नुकसान में जाएंगे। ठीक है, सो एट दिस साइज कंपनी इज यूजिंग इट्स रिसोर्स मोर एफिशिएंटली, बैलेंसिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी मशीन है, लेबर है, सबको अपने अच्छे से बैलेंस करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे से यूज हो पा रहे हैं, एफिशिएंटली हो रहा है। अगर आप इससे ज्यादा मशीन लाओगे तो हो सकता है इतनी हौच पौच हो जाए, लोगों का एक्सीडेंट हो सकता है, लेबर को चोट लग सकती है, मशीनें खराब हो सकती हैं।
और आपकी कॉस्ट उल्टा बढ़ेगी अलग तरीके से। तो ये नहीं होगा। तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन होती है आपकी ऑप्टिमल साइज में। ऑप्टिमल साइज एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपकी कॉस्ट सबसे कम होगी, लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट होगी। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक बिजनेस यूनिट अपने ऑप्टिमल साइज में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है, बिकॉज वो उस पॉइंट पे ऑपरेट करे जहां टोटल रेवेन्यू उसके टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। मींस आप ज्यादा कमा रहे हो और ज्यादा मतलब कॉस्ट कम लगा रहे हो, ज्यादा बना रहे हो उससे। ठीक है, मार्जिन ज्यादा है ऑप्टिमल साइज पे। तो ऑप्टिमल साइज पे सबसे पहले तो कॉस्ट सबसे कम होती है। ठीक है, यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपकी सबसे पॉसिबल कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। दूसरा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट आप यही बना रहे हो, क्योंकि इसके बाद फिर आपका प्रॉफिट गिरेगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी, तो ऑप्टिमल गिरेगा कह दो या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाओगे, ना प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी क्या, ऑप्टिमल साइज शुड ऑल्सो अलाउ द बिजनेस यूनिट टू रिमेन फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस इन द मार्केट, टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस। जो ऑप्टिमल साइज है वो बिजनेस को इतना तो अलाउ करेगा ही करेगा कि वो फ्लेक्सिबल रहे। मीन्स अगर मान लो मार्केट में कोई चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया या कंज्यूमर के प्रेफरेंस में चेंज आ गया, तो वो उसको रिस्पॉन्स कर पाए। ऐसा नहीं कि ऑप्टिमल साइज मीन्स आपको उसे एक जगह रोक दिया है कि इससे ज्यादा नहीं बना सकते हो, बट कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए तो आप उसके थ्रू कुछ नया कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, कुछ ऑप्शंस आपके पास जरूर रहेंगे। अ यूनिट दैट इज टू लार्ज मे बिकम स्लगिश एंड लेस एबल टू अडॉप्ट। लेकिन एक यूनिट जो बहुत बड़ी है उसके लिए अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जल्दी वो भी कर सकती है बट हो सकता है मुश्किल। बट बाकी आपका जो ऑप्टिमल स्केल है वो आपको इस तरीके से रोकता नहीं है कि आप कोई भी चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से प्रोडक्शन को एडजस्ट ना कर पाओ, आप कर सकते हो। मार्केट कंडीशन, ऑप्टिमल साइज जो है वो मार्केट डिमांड से, कंपटीशन से और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी इन्फ्लुएंस होती है। बिजनेस यूनिट मस्ट अलाइन इट्स साइज विद मार्केट कंडीशन टू रिमेन कॉम्पिटेटिव। बिजनेस यूनिट को अपने से किससे मार्केट की कंडीशन को देखते हुए अपने आप को क्या करना है, एडजस्ट करना है, इन्फ्लुएंस करना है, या उसके साथ चलते रहना बराबर में, ताकि कॉम्पिटेटिव भी रहो और मार्केट को सेटिस्फाइड भी कर पाओ। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमल साइज ये इंश्योर करता है कि बिजनेस यूनिट अपनी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज करे। ठीक है, विदाउट ओवर एक्सटेंडिंग रिसोर्स। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी इंडिकेट दैट यूनिट कुड नॉट ऑपरेट मोर एफिशिएंटली एट स्मॉलर स्केल, व्हाइल ओवर यूटिलाइजेशन माइट सजेस्ट अ नीड फॉर एक्सपेंशन। ओके, तो ऑप्टिमल साइज क्या इंश्योर करता है कि बिजनेस यूनिट अपनी जो जितनी भी उसकी क्षमता है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करे। जितने रिसोर्स है वो जितना ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब बिना किसी नुकसान के वो करे। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है, आपकी कैपेसिटी तो बहुत है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि मान लो कोई दिक्कत है, रिसोर्स नहीं है या साइज, ये जो भी हो। ओवर यूटिलाइजेशन क्या है, जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा ही यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, जिसके लिए हो सकता है कि फिर आपका रिसोर्स वेस्ट हो, तो आपको फिर एक्सपेंशन करना पड़ेगा, जगह बढ़ानी पड़ेगी, उसके हिसाब से लेबर मशीन और अरेंज करनी होगी ताकि फिर से आप अपना बेटर यूटिलाइजेशन कर पाओ। रिस्क मैनेजमेंट, एट ऑप्टिमल साइज बिजनेस यूनिट इज बेटर पोजीशन टू मैनेज रिस्क सच एज मार्केट फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स एंड ऑपरेशनल चैलेंज, बिकॉज इट हैज अप्रोप्रिएट स्केल एंड रिसोर्स। रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है अच्छी तरीके से ऑप्टिमल साइज में, बिकॉज बिजनेस के पास अच्छे खासे रिसोर्स है, रेवेन्यू अच्छा खासा है। तो अगर कोई भी मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है या डाउनटर्न आता है तो वो उसको झेल सकता है। इनोवेशन एंड ग्रोथ, ऑप्टिमल साइज ये इनेबल करती है कि बिजनेस में कंटिन्यूस ग्रोथ और इनोवेशन होता रहे। ठीक है, ये अलाउ करती है कि हम इन्वेस्टमेंट करें रिसर्च और डेवलपमेंट में, नए मार्केट को एक्सप्लोर करें और नए नए ऑपरेशन, नए नए अपॉर्चुनिटीज जो आ रही उसको देखें। जिससे क्या होगा कि हम जब इनोवेशन और ग्रोथ की तरफ रहेंगे ना, तो हम और अच्छा या क्या मतलब कम से भी क्या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एक पॉइंट आ गया जाके उसके बाद हमारा कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, रेवेन्यू गिर रहा है उस पॉइंट के बाद, तो हम ऐसा क्या इनोवेशन कर दे उसी चीज़ों में कि हम और ज़्यादा बेटर रिजल्ट ला पाए। तो उसका रिसर्च करना, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हम वो बेटर अपॉर्चुनिटीज के बारे में मूव ऑन कर पाए। लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट। व्हाट डज द टर्म ऑप्टिमल साइज रिफर्स टू इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट? बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में ऑप्टिमल साइज क्या होता है? Smallest size of business can operate at, the point at which business minimize its cost and maximize productivity, the maximum size of business can grow to, या point where business profit are lowest. ये है B, that is point at which business maximize its cost, मतलब business की cost जो है वो minimize होती है और प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिट ज्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमल साइज? अभी हमने कहा था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो आपका क्लोजली रिलेटेड है ऑप्टिमल साइज से। ठीक है, एक मिनट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल दोनों, क्योंकि एक पॉइंट के बाद अगर आपने
चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया तो आपका जो प्रोडक्शन है मतलब बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो तो कॉस्ट बढ़ना भी शुरू हो जाएगी और प्रॉफिट डिक्लाइन भी होगा, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेयर बिजनेस रीचेस इट्स ऑप्टिमल साइज। यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या होता है जब बिजनेस अपने ऑप्टिमल साइज तक आ जाती है? यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होती है, यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होती है, यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, या यूनिट कॉस्ट डिक्रीज करती है एंड देन स्टेबलाइज। तो आपको देखो पता है ऑप्टिमल साइज पे जब आप आते हो यूनिट कॉस्ट पहले तो आपकी डिक्रीज करती है, आपको पता है ऑप्टिमल साइज पे आ गए तो मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा कम कॉस्ट होगी, सबसे कम कॉस्ट होगी, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसके बाद भी अगर आप प्रोडक्शन करते हो ठीक है तो एक ब्रेक इवन आएगा आपका, ब्रेक इवन मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, उसके बाद आप डिक्लाइन होना शुरू करोगे। तो पहले यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होगी फिर स्टेबलाइज हो जाएगी। Which factor is not a key aspect of determining the optimal size of business? Optimal size of business को determine करने का कौन सा key aspect नहीं है? Cost minimization, market share expansion, flexibility, adaptability and risk management. So optimal size of business को determine करने के लिए कौन सा key aspect नहीं है? Cost minimization है, market share expansion आपने देखा अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्टेबिलिटी पढ़ा, रिस्क मैनेज कर सकती है बताओ, अगर ऑप्टिमल साइज हम देखा था रिस्क मैनेजमेंट आसानी से हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी के चांसेस देगी आपको, कॉस्ट भी आपकी कम आएगी, लेकिन मार्केट शेयर एक्सपेंशन ऐसा कुछ नहीं पढ़ा अभी हमने। द पोटेंशियल डाउन साइड ऑफ बिजनेस ग्रोइंग बियॉन्ड इट ऑप्टिमल साइज। अगर कोई बिजनेस अपने ऑप्टिमल साइज के बियॉन्ड जाता है और ग्रो करता है तो उसमें क्या पोटेंशियल डाउन साइड होगा, क्या डिमेरिट उसमें देखने को मिलेगी? एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल या बेटर मार्केट पोजीशन। ऑफ कोर्स डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इसके ऊपर आपको जाना ही नहीं है ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपका डिक्लाइन आएगा। हाउ डज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रिलेट टू ऑप्टिमल साइज ऑफ बिजनेस यूनिट? It has no relation. Optimal size is achieved when capacity utilization is maximized. Optimal size is achieved when capacity utilization is minimized. या it only relate to the size of physical resource. तो आपको पता है जब भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करी जाए तो ऑप्टिमल साइज में आपका बेस्ट या मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज होती है। सो ऑप्टिमल साइज इज अचीव व्हेन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम। सो बी हो जाएगा आपका। Which of the following best describe economies of scale? Economies of scale को कौन best describe करेगा? The increase in total cost as production decrease, the decrease in unit cost as the production increase up to certain point, the loss of efficiency या increase in unit cost as production increase. So ये है कि आपकी cost जो है वो economies of scale में decrease होती है, cost decrease होती है जिससे जैसे आप production increase करते हो एक certain point तक। What is the relation between innovation and optimal size of business? Innovation decrease करता है, business reaches optimal size. Optimal size requires a balance between innovation and stabilization. Optimal size require a balance between innovation and standardization. Innovation has no effect on optimal size. या innovation only matter when the business is small. ये तो बिल्कुल नहीं है। Innovation decrease, क्या innovation decrease हो जाता है जैसे बिजनेस अपने ऑप्टिमल साइज तक रीच करती है? नो, ऑप्टिमल साइज रिक्वायर करता है कि एक बैलेंस हो इनोवेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के बीच में। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया है, आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऑप्टिमल साइज वाला, वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।